देखो हमने किसके बारे में पढ़ा, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का हमने सब कुछ समाप्त कर लिया। हो सकता है आज हम आयरन के बारे में सब कुछ पढ़ लें, हो सकता है, लेकिन आधा तो पढ़ ही लेंगे, इतनी तो पक्का जानकारी, वात्य भट्टी तक तो पढ़ ही लेंगे। आयरन के बारे में सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ। आयरन क्या होगा, आयरन पूरी पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली दूसरे नंबर की सबसे बड़ी धातु है। आयरन पूरी पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाली दूसरे नंबर की सबसे बड़ी धातु है। ओके, हेडिंग बनाओ सब बच्चा लोग, कॉपी के बीच बीच ऊपर आयरन, आयरन आयरन हेडिंग बनानी, आयरन 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 को आयरन ही कहते हैं, दूसरी भाषा में इसका नाम है लोहा। कहां से प्राप्त होता है लोहा, पढ़ने की कोशिश करेंगे लोहा कैसे प्राप्त हो। समझ में आया, आयरन कह दो या लोहा कह दो, एक ही मतलब होगा। इसकी खास बात होगी, जो आयरन है ना, ये न प्रकृति के अंदर संयुक्त अवस्था में पाया जाता। कौन सी अवस्था में, जो आयरन है ना पृथ्वी के अंदर, पहली खास बात, आयरन ना यह दूसरे पृथ्वी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी धातु, सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी धातु, दूसरी सबसे बड़ी धातु, सबसे दूसरी धातु लिख दो बस, दूसरी धातु, यहां तो रखा सर्वाधिक धातु। पहले नंबर पाई जाने वाली कौन सी, और ये पूरी भू प्रॉपर्टी ना 7% हिस्से पाई जाती है, और एल्यूमिनियम पाई जाती है 24% हिस्से। समझ में आया बात है, ये खास बात होगी। और जो आयरन होगा ना, वो ना प्रकृति के अंदर स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, आयरन पृथ्वी के अंदर ना संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में, संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में, संयुक्त अवस्था मतलब कंबाइन स्टेट, कंबाइन स्टेट, अभी मत लिखो, समझ लो पहले, समझ में आया बात है। और ये ना पता किसके अंदर पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में पाया जाता, और संयुक्त अवस्था के अंदर भी ना ये अयस्कों के अंदर पाया जाता। किसके, अयस्क, अयस्क इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओर्स, होर्स नहीं ओर्स, अयस्क के अंदर पाया जाता। तो ये जो अयस्क हो ना, ये भी अलग अलग प्रकार के अयस्क हो, कोई कार्बोनेट अयस्क होगा, कोई ऑक्साइड अयस्क होगा, अलग अलग प्रकार के अयस्क होंगे, बहुत सारे अयस्कों के अंदर पाया जाएगा, वो हम बात करने वाले अभी। समझ आएगी बात, या कुछ बहुत सारे अयस्कों के नाम भी लिखने वाले कि कौन कौन से अयस्क में पाया जाता है। लेकिन जो आयरन प्राप्त करने का जो सबसे अच्छा अयस्क, आयरन जो प्राप्त करने का जो सबसे अच्छा अयस्क होगा, वो होगा आपका हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से ही हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उसका यूज करने के बाद वहां से आयरन धातु प्राप्त करते हैं। दोबारा फिर सुन लो, अयस्क तो बहुत सारे हो, आयरन के जो अयस्क हो बहुत सारे हो, अगर तुम चट्टानों के पास जाओगे और वहां से निकालोगे, और निकालने के बाद जो पदार्थ लेकर आओगे, तो जो अयस्क होंगे बहुत सारे अयस्क होंगे, लेकिन जो सबसे सर्वश्रेष्ठ अयस्क होगा वो होगा, दो ही होंगे हमारे, एक मैग्नेटाइट होगा, एक हेमेटाइट होगा। और आपको जानकर हैरानी होगी, भारत इनमें से किसी भी अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश नहीं है। सबसे बड़ा जो उत्पादक देश होगा वो चाइना और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इनके पास ही इस तरह के अयस्क पाए जाते हैं। भारत जैसे देश वहां से आयात करते हैं, आयात करने के बाद इनको भारत में लाया जाता है। समझ गए आप, समझ में आया कौन कौन से अयस्क लाए जाते हैं, उनका जरा भारत के अंदर पाया जाता है, पाया तो जाता, लेकिन भारत के अंदर कम मात्रा में पाया जाता है। समझ आई बात, भारत के अंदर पाए तो जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, वो भारत की ना मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूर्ति नहीं करते। समझ आए, इतनी कम मात्रा में अयस्क पाए जाते हैं, इसलिए ना जो हमें अयस्क ये अयस्क हमें बाहर से आयात करने पड़ते हैं, एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं, इंपोर्ट करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब आयात करने पड़ती है। बात समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, मतलब खरीदने पड़ते हैं बाहर से। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो बताओ आयरन की जो खान भारत के अंदर कहाँ स्थित है, बता किसी को, कहाँ सी, खेतड़ी के अंदर, कहाँ सी, अब खेतड़ी कहाँ, राजस्थान में, सही, राजस्थान में मिलेगी या फिर उड़ीसा के आसपास मिलेगी, उड़ीसा और कर्नाटक वाले आसपास या तमिलनाडु के आसपास, 3-4 राज्यों के अंदर ही आप ये चट्टानों के अंदर से संयुक्त अवस्था के रूप में आयरन निकालकर लेके आ सकते हो। और जो भारत के अंदर ना प्राप्त होता है, जो अयस्क प्राप्त होते हैं, वे भी अयस्क ना अच्छी गुणवत्ता वाले अयस्क नहीं है, उन तो जो धातु प्राप्त होती है वो अच्छी धातु प्राप्त नहीं होती, ये भी भारत के अंदर कठिनाई है। तो भारत को ना जिसे दिया कहते हैं, जिसे दिया जो खाड़ी के देश है ना, उनके पास भी बहुत कुछ है, वहीं उनके हाथ में भी बहुत कुछ, बहुत ज्यादा मात्रा में अयस्क निकल जाते हैं। जैसे भारत जैसे को दिया नहीं तो कुछ भी नहीं दिया भारत को, जाते पता क्या देगा, एक ही चीज देगा, जनसंख्या। समझ की बात है, कुछ नहीं दिया भारत को, जाते जाते क्या दिया, जनसंख्या दिया। और जनसंख्या पैदा कर ना आज हम इतने अमीर हो पूरी दुनिया में। देखो जनसंख्या फायदा हो या नुकसान हो, जनसंख्या फायदा क्या हो, फायदा क्या हो जनसंख्या का, जनसंख्या का फायदा क्या हो पता किसी को, और नुकसान क्या हो, नुकसान तो सबको दिखाई दे रहा है।
राशन कार्ड पर भी लिखा रहता है छोटा परिवार सुखी परिवार। ऐसे समझो। तो फायदा क्या हो जनसंख्या का, कोई बताएगा जनसंख्या फायदा क्या हो? जनसंख्या तुझे क्या करेगी? सैन्य शक्ति का। दुनिया में लड़ाई करती फिरेगी हर जगह। लड़की कह रही सैन्य शक्ति बढ़ जाएगी। तो हमारा मानना जो जनसंख्या ना वो डिमांड पैदा करती है। डिमांड कहते हैं मांग, समझ में आया? और कहते हैं मांग किसी देश के लिए ना सर्वश्रेष्ठ चीज है। आज पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ है। हमारी इतनी जनसंख्या जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं बिकता ना, भारत में आकर बिका। मैं तो जब हैरान हो जाता हूँ जब ऐसे ऐसे ऐप के नाम सुनता हूँ। OLX कहते हैं पुरानी वस्तु बिकती है यहाँ से। OLX पर ऐसे ऐसी वस्तुएं पुरानी, यहाँ तो मार्केट भी अलग लगती है, चोर बाजार, पुरानी वस्तु बिकती है वहाँ, ऐसे ऐसे बाजार लगे जाते हैं। तो जो कहीं नहीं बिकता ना वो भारत के अंदर बिकते हैं, क्योंकि भारत के लोगों को मूर्ख बनाना बहुत आसान है, एकदम तुरंत। भारत के लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं और इतनी समझदारी इनके अंदर होती नहीं। तो जो कहीं नहीं बिकता वो भारत के अंदर बिकता। क्यों बिकता? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा। अगर जनसंख्या नहीं है, तुम जानकर हैरानी होगी भाई साहब, 1971-72 में हमारी जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ रही थी, और इतनी तेजी के साथ बढ़ रही थी उनवे भी ना हैरान थे। हमें कहते थे तुम्हारे लिए जनसंख्या अभिशाप बनने वाली, तुम बहुत गरीब हो जाओगे। आज पता क्या कहते हैं? वे परेशान ना, उनके यहाँ जनसंख्या नहीं पैदा होती, नई नई तकनीक से बच्चे पैदा कर रहे। जब भी इनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उनके यहाँ अगर नॉर्वे में स्वीडन में चले जाओगे 3 बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरी मिल जाए। दो बंदों को घर में 2 बंदों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, 3 बच्चे तुमने पैदा कर दिए। और 23 लाख रुपए ना, 23 लाख रुपए सरकार अकाउंट में डाल लगी तुम्हारे। सोच सको तुम, ये जनसंख्या का महत्व। आज उनकी पॉलिसी है, उनकी नीति यहाँ से। अगर उनकी सरकार, अगर तुमने वहां 2 बच्चे पैदा कर दिए तो 1 सरकारी नौकरी, और 3 बच्चे पैदा कर दिए 23 लाख रुपए और 2 सरकारी नौकरी घर में से सरकार देगी। सोच सकते हो तुम? यह बात ना आज समझ में आ रही जनसंख्या का महत्व, जो वहां 50 साल पहले समझ में आ गया था। समझ में आई बात है? सोच सकते हो भारत कितना जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या के मामले में। तो जनसंख्या डिमांड पैदा करती है, और किसी भी देश को चलाने के लिए डिमांड बहुत बड़ी चीज हो। अगर मांग ही खत्म हो जाएगी, बताओ क्या करोगे? मैंने कहा मार्कर बनाने वाली उनकी यहाँ कंपनी, चलो मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी उनके यहाँ से, अगर उनके यहाँ मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी या मोबाइल फोन उनके यहाँ बन कर लगातार खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या करोगे? उनके पास तो सब मोबाइल होगा। तुम्हें ऐसा बाजार ढूंढेंगे जहाँ इस मोबाइल को कोई खरीदने वाला हो। तो भारत की तरफ उनकी नजर होगी, क्योंकि यहाँ जनसंख्या भी ज्यादा, फिर मोबाइल फोन खरीदने में लोग ज्यादा। जब तो यहाँ लागत सस्ते में बेच रहे हैं 8,000 5,000 का, भारत की कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोग भारत का खरीदते नहीं, चाइनीज खरीदते। समझ में आया बात? तो जनसंख्या का बहुत फायदा। ये जनसंख्या का छोटा सा फायदा बताया। आओ अपने टॉपिक पर लौट कर उसमें समझ में बात है। जब 12वीं की बात आ जाओगे ना, तुम ये सब चीजें पढ़ाई जाओ। तुम 12वीं के बाद यहाँ संयुक्त अवस्था में अयस्क पाए जा। तो अयस्क जो हमारे पास मौजूद है ना, अयस्क मेरे पास बहुत सारे अयस्क मौजूद है। कुछ तो मेरे पास अयस्क जो ऑक्साइड अयस्क, जो अयस्क हमारे पास अयस्क के रूप में पाया जाएगा। अयस्क बहुत सारे, बहुत टाइप के अयस्क। नंबर फर्स्ट ऑक्साइड अयस्क। कौन से? ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क। कोई दिक्कत है? दूसरे नंबर पे चले जाओ। जब दूसरे नंबर चले जाओगे ऑक्साइड अयस्क। अभी ऑक्साइड अयस्क कौन से नाम बता रहा हूं तुम्हें। एक का नाम है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, उसके बाद लाइमोनाइट, इसके नाम बता रहा हूं ऑक्साइड अयस्क। ये ऑक्साइड अयस्क हमारे, ये ऑक्साइड अयस्क को मैं यहाँ नाम लिखने जा रहा हूँ। ऐसे ही तुम अपनी कॉपी में ऐसा करने से आसान नहीं हो जाएगी। ये ऑक्साइड अयस्क, इसका मतलब इसके अंदर ना पक्का ऑक्सीजन आएगा। जैसे तुम नाम सुना हेमेटाइट, हेमेटाइट नहीं सुना तुमने नाम? हेमेटाइट। तो जो हेमेटाइट है ना, हेमेटाइट का सूत्र नहीं पता? Fe3। उसके बाद एक मैग्नेटाइट, सुना नहीं मैग्नेटाइट का नाम? बताओ मैग्नेटाइट का क्या सूत्र? Fe2O3 इसका। उसके बाद ये मैग्नेटाइटस का Fe3O4, Fe3। एक लाइमोनाइट, लाइमोनाइट ये पहली बार सुनने होगा तुम, है ना? लाइमोनाइट, लाइमोनाइट। तो लाइमोनाइट का सूत्र हो। उसके बाद हो Fe2O3 इंटू 3H2O, Fe2O3 इंटू 3H2। तो ये भी पता होना चाहिए कि आयरन के 3 अयस्क पूछ रहे हो ना तुमसे, पूछेगा आयरन के 2 ऑक्साइड अयस्कों के नाम बताओ। आयरन के 2 ऑक्साइड अयस्कों के, ऐसा इतना डेप्थ में कभी पूछते नहीं, बस इतना ही पूछे 12वीं क्लास में। अगर कंपटीशन देने जाओगे वहां पूछेगा कि आयरन के इन मतलब आयरन का कौन सा ऑक्साइड अयस्क। तो ये तो किसी ने पढ़ा ही नहीं, ये दो सुने रहते हैं, तो यही बता देते हैं। अभी तो मैं ऑक्साइड अयस्क बताऊं, इन तीनों से ना तुम आयरन ही प्राप्त करोगे कैसे? लेकिन सबसे बेस्ट जो मानना जा उसको मैं स्टार लगा रहा हूँ। एक हेमेटाइट, एक कौन सा? मैग्नेटाइट। ये बहुत फेमस है। लाइमोनाइट भी याद रखना, समझ में? इससे भी तो आयरन प्राप्त होगा। लाइमोनाइट, क्या नाम है उसका? लाइमोनाइट। अब कार्बोनेट अयस्क का नाम बताओ ना तुम। कार्बोनेट अयस्क, ऐसे अयस्क दूसरे, इसका नाम है कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क। तो एक आधे कार्बोनेट अयस्क का नाम पता? तुमने इसके बारे में पढ़ा था। तो जो कार्बोनेट अयस्क उसका नाम है सिडेराइट, सिडेराइट। अब बताओ सिडेराइट का क्या सूत्र हो? Fe3
FeCO3, ये तो सिडराइट का सूत्र, ये तो बताया था। बताओ सिडराइट का सूत्र नहीं होता क्या है, ठीक, इसे बोलते हैं स्पेथिक आयरन, स्पेथिक आयरन, इसे हम स्पेथिक आयरन भी बोलते हैं, स्पेथिक आयरन, स्पेथिक आयरन। ये सारी बातें पता होनी चाहिए। पूछ रहे हो तुमसे स्पेथिक आयरन किसे कहते हैं, फिर क्या करोगे तुम, वहां तुम्हारी वाटें लग जाने वाली। स्पेथिक आयरन किसे कहते हैं, इसे स्पेथिक आयरन कहते हैं सिडराइट को। तो इस तरीके में ना आयरन ही प्राप्त करते हैं इसे। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो बताओ, अगर तुमसे पूछा कि दो ऑक्साइड एस्को के नाम बताओ तो बता दोगे? तो इसको इसमें तो बता दोगे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, तीनों को पूछे तीनों बता दोगे। एक कार्बोनेट है, इसका नाम बताओ। इसमें कार्बोनेट नहीं आ रहा, C3, FeCO3, इसका नाम सिडराइट नहीं है, तो सिडराइट का नाम है स्पेथिक आयरन। इसका मतलब जो सिडराइट हो ना, इसे स्पेथिक आयरन कहते हैं। जो हमारा सिडराइट होगा इसे क्या बोलते हैं, स्पेथिक आयरन। सिडराइट को ही स्पेथिक आयरन कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? अब हम जा रहे हैं सल्फाइड एस्को की ओर। सल्फाइड एस्क, कौन से? सल्फाइड अयस्क। चलो इतना तो बता सको, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की एक विधि का नाम बताओ। चलो, सल्फाइड अयस्क, जो सल्फाइड अयस्क होंगे हमारा, जैसा नाम सुना तुम ना, उसका सीड, उसका क्या कहते हैं, आयरन पाइराइट का। आयरन पाइराइट का सूत्र बताओगे? आयरन पाइराइट का Fe2S। ये आयरन पाइराइट नहीं है, आयरन पाइराइट का सूत्र है, लिख देना आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट। तो इसमें ऐसे नहीं आ रहा, ये तो सल्फाइड अयस्क है। इससे भी आयरन प्राप्त होगा, इसमें भी आयरन है, देखो इसमें भी आयरन है, इसमें भी आयरन, सबसे आयरन प्राप्त होगा। बस ये O वाले, इसके अंदर देखो O, इसका मतलब ऑक्साइड अयस्क है। ये कौन से अयस्क हमारे? कार्बोनेट अयस्क, क्योंकि इसके अंदर CO3 है। अब ये कौन से अयस्क? सल्फाइड अयस्क, क्योंकि इसके अंदर S मौजूद हो। आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट। कोई दिक्कत यहां तक? एक आधे और इसका नाम बताओ जिसके अंदर ये भी आता हो, जिसके अंदर S आता हो सल्फाइड, तो इसका नाम है कैल्कोपाइराइट। कैल्कोपाइराइट, सूत्र पता किसी को? कैल्कोपाइराइट, पाइराइट। पूछ लेगा ना तुमसे, पूछ ले पेपर में ऐसा सवाल पूछ रहा है तुमसे, दो ऑक्साइड एस्को के नाम बताओ, एक कार्बोनेट एस्क का नाम बताओ, और एक दो सल्फाइड एस्को के नाम बताओ जिनसे हमारा आयरन प्राप्त होता हो। फिर क्या करोगे? फिर वाट लग जाएगी तुम्हारी, नहीं बता सकते तुम। तो हाँ, ये जो छोटे छोटे चूजे वाले बच्चे हैं ना, ये फेल हो जा, उन्हें तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ही बता। समझ एक बार, ये भी नहीं पता कौन से ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है इसका हमारे। तो थोड़ा डेप्थ में पता होना चाहिए, जो यहाँ दोबारा पढ़ाया जा रहा था। समझ में आया? ठीक। एक और सुन, कैल्कोपाइराइट का सूत्र हो बेटे CuFeS2। Cu, तो बताओ CuFeS2 का नाम नहीं बताया था मैंने तुम? CuFeS2 क्या नाम था इसका? कैल्कोपाइराइट। Fe एरा नहीं आ रहा इसमें, एरा। तो इसमें इसका मतलब इसमें जो कैल्कोपाइराइट है ना, ये कैल्कोपाइराइट है, ये हमारा आयरन का है। इसका ये आयरन का, इससे भी आयरन धातु प्राप्त होगी, इससे भी सबसे आयरन धातु प्राप्त होगी। सबसे बेस्ट जो माना जाएगा वहां स्टार लगा हुआ, सबसे बेस्ट जो माना जाएगा स्टार लगा हुआ। अभी हम क्या बताया आपको? तीन ऑक्साइड एस्को के नाम बताए, एक कार्बोनेट एस्क का नाम बताए, और एक दो हमारे सल्फाइड एस्को के नाम बताए। समझ आई? तीनों से सबसे क्या प्राप्त होगी? आयरन धातु प्राप्त होगी। कौन सी धातु? अब बताओ, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक, रोक दो। अब जो हमारे पास अयस्क आने वाला, अयस्क हमारे पास आ चुके। जब तक आयरन धातु प्राप्त नहीं होगी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ में आया ना? जब तक तोड़ेंगे नहीं। अब तो तुम्हारे पास आ चुकी। कहा जाता है सबसे जो अच्छा स्रोत माना जा लोहा प्राप्त करने, सबसे बेस्ट स्रोत, आयरन इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ द हेमेटाइट। हेमेटाइट को ना आयरन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। आयरन का लोहा प्राप्त करना चाहते हो ना, इससे बेस्ट कुछ नहीं है हेमेटाइट से। बहुत सोना है, कैसा है? उससे भी सोना हो मैग्नेटाइट, नहीं उससे कम सोना हो मैग्नेटाइट, सबसे अच्छा ही हो हेमेटाइट। अब हेमेटाइट हो ना जो सबसे ज्यादा इसे यूज में लेते हैं आयरन धातु बनानी हो। अब बात अलग, किसी को ज्यादा दिक्कत खड़ी हो रखी, फिर मैग्नेटाइट तो काम चलाना पड़ा, वो अच्छा लोहा नहीं होता। मार्केट में उसका दाम भी सस्ता हो, आया समझ में? देख के नहीं, मार्केट में दो तरह के लोहा मिले, क्योंकि ये वाला मैग्नेटाइट वाला, ये हेमेटाइट वाला। तुम लेने नहीं गए तो तुम्हें पता क्या होगा। समझ आई बात है? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट और ये लाइमोनाइट, उसके बाद कार्बोनाइट एस्क हो गए, ये सल्फाइड एस्क हो गए, सबसे लोहा ही प्राप्त होने वाला। लेकिन जो लोहा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत होता है वो होता है आपका हेमेटाइट। और जो हेमेटाइट होगा, आप ना हेमेटाइट को एक दलित्र के अंदर, दलित्र हिंदी में कहते हैं कर्सर, इंग्लिश में कर्सर कहते हैं, हिंदी में दलित्र कहते हैं। समझ आई बात है? दलित्र
दलित नहीं, दलित तो चमार हो के चमार टाइप वगैरह ये से नहीं बोलते हैं, दलित्र कह देते हैं। तो दलित्र का मतलब इंग्लिश में उसको कर्सर कहते हैं, और कर्सर का मतलब स्टैंप मिल हो, एक मिल हो, और मिल के अंदर ना हेमेटाइट के बड़े बड़े पत्थर लाए जा और उसे ना पीस दिया जा। पीसने के बाद बहुत बारीक पत्थर टाइप का हो, हेमेटाइट पत्थर टाइप का, उसे पीस दिया जा, उसका ना उसे चूर्ण अवस्था में बनाया जा। चूर्ण अवस्था मतलब उसका पाउडर बना दिया जा। पाउडर बनाने के बाद ना उसके अंदर से जो अशुद्धियां, उसका फिर निस्तापन करा जा, भर्जन करा जाएगा। निस्तापन और भर्जन करने के बाद ना उसके अंदर अशुद्धियां गायब हो जाएगी। जब अशुद्धियां गायब हो जाएगी ना, उसके बाद हम इसे वात्य भट्टी के अंदर लेके जाएंगे। वात्य भट्टी के अंदर जो चूर्ण अवस्था में हमने लाया था उसके अंदर घाण, उस घाण को डाल लेंगे। जब घाण नीचे चलता रहेगा ना, उसके वात्य भट्टी के अंदर का तापमान बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। ऐसा करके हमें लोहा प्राप्त हो जाएगा। वात्य भट्टी के दर्शन करवाने वाला हूँ। पेपर में क्या आने वाला, इसमें तो कुछ नहीं, 1-2 नंबर का प्रश्न पेपर आने वाला। वो उस वात्य भट्टी का चित्र बनाओ जिसके अंदर लोहे को डालकर तुम आयरन प्राप्त करते हो, उस वात्य भट्टी का चित्र बनाना। दूसरा ये बताओ उस वात्य भट्टी के अंदर कौन कौन से समय में कौन कौन सी क्रिया हुई, कौन कौन से तापमान पर कौन कौन सी क्रिया हुई। ये 2 ही तरीके के सवाल आते हैं यहाँ तो बोर्ड में इस तरह आते हैं। कंपटीशन हो कहीं से भी आ सकता है। समझ में आया बात? ये समझ में आ रहा क्या हो रहा है? दोबारा समझ लो। फिर हम कह रहे कि जो लोहा प्राप्त करने का जो सबसे अच्छा स्रोत होगा वो होगा हेमेटाइट। हेमेटाइट को आप लेके जाइएगा दलित्र या कर्सर के पास, या दूसरी भाषा में हम स्टैंप मिल कहते हैं। स्टैंप मिल आया समझ में? उसके अंदर ना तुम हेमेटाइट को उठाइएगा, उसको डालिएगा। जैसे डालेंगे आप, ये आपका जो हेमेटाइट होगा ये पाउडर की फॉर्म में आपका आ जाएगा, चूर्णित अवस्था में आ जाएगा। उसके बाद हम उसको वहां से उठाएंगे, उसका भर्जन करेंगे, अन्यथा निस्तापन करेंगे। उसके बाद जैसे आप भर्जन या निस्तापन करेंगे, भर्जन निस्तापन करने के बाद वहां से आप उसको हटाइएगा, उसमें से कुछ अशुद्धियां बाहर निकल जाएंगी और जो आपका आयरन है वो प्राप्त हो जाएगा। आयरन जो प्राप्त हुआ, आयरन नहीं आयरन ऑक्साइड प्राप्त होगा, उसको आप उठाइएगा। जो चूर्णित अवस्था में जो आयरन ऑक्साइड होगा, उस आयरन ऑक्साइड का मतलब हेमेटाइट, हेमेटाइट को आप उठाइएगा, वात्य भट्टी के अंदर डाल दीजिएगा। उसके अंदर तापमान बहुत ज्यादा मात्रा में तापमान होगा, इतना अधिक तापमान होगा वो उसको पिघल देगा। पिघालने के बाद उसमें से जो गंदे पदार्थ होंगे वे ऊपर तैरने लगेंगे, और जो शुद्ध लोहा होगा वो उसकी वात्य भट्टी की तली में बैठ जाएगा। एक पाइप के द्वारा जो शुद्ध लोहा है उसे निकाल लिया जाएगा, और जो ऊपर फैलने वाला जो पदार्थ था जिसे हम धातुमल या स्लैग कहते हैं, उसको अलग करके आप निकाल लीजिएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बताइए कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? यस और नो? बात समझ में आई? चलिए। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान मेरे तरीके से मैंने समझाई, इतनी आसान है नहीं। इसके बीच की केमिस्ट्री सारी पढ़नी, तो मैंने तुम साधारण तरीके से पढ़ाया कौन कौन से समय में कौन कौन सी विक्रिया होगी। इतना आसान थोड़ा ही है। अभी तुम क्या लिखे हो पहले ये बताओ। चलो मुझे यहां तक लिख लिया। अब हेडिंग बनाओ, आयरन का निष्कर्षण। आयरन का निष्कर्षण हेडिंग बनाओ। इसके अंदर ऐसे चलना, इसी डायग्राम के अनुसार चलना बस। आयरन का निष्कर्षण, आयरन का निष्कर्षण। इंग्लिश में क्या बोलोगे सर? निष्कर्षण, एक्सट्रेशन, एक्सट्रेशन ऑफ आयरन, एक्सट्रेशन ऑफ आयरन। इसमें लिखो आयरन, आयरन तो आर्यन मत लिख देना, ठीक है नहीं? आयरन लोहे का प्रमुख अयस्क है, प्रमुख अयस्क है। आयरन लोहे का प्रमुख अयस्क है। आयरन, आयरन की जगह लिखो आयरन, हेमेटाइट लिखो, हेमेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट। इसलिए हेमेटाइट पर तुम ऐसा नहीं भी लिख देना, इंपोर्टेंट। हेमेटाइट लोहे का प्रमुख अयस्क है। हेमेटाइट, ये हेमेटाइट आपका, हेमेटाइट लोहे का प्रमुख अयस्क है। लिख देना आप। इसमें लिखो हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने के लिए, इसमें लिखो हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने के लिए अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को दलित्र, ब्रैकेट में कर्सर, CRUSHER, कर्सर, बड़े बड़े टुकड़ों को दलित्र, ब्रैकेट में कर्सर, CURSHER, कर्सर, अथवा स्टैंप मिल, अथवा स्टैंप मिल, इसे स्टैंप मिल भी कहते हैं। स्टैंप मिल हिंदी में लिखना,
स्टैंप मिल, स्टैंप मिल, स्टैंप मिल लिख दिया ना, इंग्लिश में ये नाम है उसका, स्टैंप मिल द्वारा महीन चूर्ण, महीन, महीन का मतलब बहुत छोटा हो, महीन चूर्ण में बदल दिया जाता है, में बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है, महीन चूर्ण में बदल जाता है। पता लग गया ना किसके द्वारा बदला गया, कौन सी मिल के द्वारा, स्टैंप मिल या कर्सर के द्वारा, या कर्सर या स्टैंप मिल के द्वारा बदल जाता है। उसके बाद इसमें लिखना, उसके बाद, उसके बाद निम्नलिखित स्टेप्स किए जाते हैं, स्टेप्स किए जाते हैं, STEP इंग्लिश में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप्स किए जाते हैं। स्टेप, स्टेप का मतलब क्रम हो, स्टेप्स किए जाते हैं, स्टेप्स किए जाते हैं, स्टेप्स का मतलब क्या हो, क्रम, क्रम ब्रैकेट में लिख लेना क्रम, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्रम किए जाते हैं। नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट अब देखो हम क्या करने वाले, जो अयस्क है ना, पहले अयस्क को तुम ले आए, अरे भाई अयस्कों का सांद्रण भी तो करना पड़ेगा, तो अयस्कों का सांद्रण हम पता, जो लोहे के अयस्क को, उसका सांद्रण हम चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा भी करते हैं। समझ में आया, दोबारा फिर सुन लो, मैं क्या रहा हूं, हेमेटाइट, अरे हेमेटाइट से लोहा निकालना चाहते हो, तो हेमेटाइट से लोहा ऐसे नहीं निकलेगा, उसकी तो साफ सफाई करनी पड़ेगी, तो साफ सफाई करने के लिए आप कहाँ जाओगे, तो साफ सफाई करने के लिए आप जाओगे, कहाँ जाओगे, आप जाओगे चुंबकीय पृथक्करण विधि के अंदर, वहां इस वाले अयस्क की सफाई करके लेके आओगे। इसका मतलब हेमेटाइट की सफाई करने के लिए, हेमेटाइट का सांद्रण करने के लिए, हेमेटाइट लोहे का अयस्क के, इस हेमेटाइट के अयस्क का सांद्रण करने के लिए आपको चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करना होगा। ओके, लिखो, अगली हेडिंग बनाओ, अगली हेडिंग, अयस्क का सांद्रण, अयस्क, अयस्क का सांद्रण, कौन सा इसकी बात कर रहे हैं हम, कौन से वाले इसकी बात कर रहे हैं, हेमेटाइट के अयस्क का सांद्रण। इसमें लिखो, हेमेटाइट का सांद्रण करने के लिए, हेमेटाइट का सांद्रण करने के लिए ये लिखना गुरुत्व पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण विधि बदलेगी, ये लिखो गुरुत्व पृथक्करण, गुरुत्व, गुरुत्व पृथक्करण विधि, पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, ठीक, चुंबकीय पृथक्करण विधि में करते थे, इतना ज्यादा बेस्ट ही रहा, तो फिर हमें गुरुत्व पृथक्करण विधि का प्रयोग करना, गुरुत्व पृथक्करण, चलती धारा में इसको धोते हैं, जो अयस्क है ना उसको साफ करने के लिए चलती धारा पानी चलता रहता है, उसके अंदर डालते रहते हैं, उसमें थोड़ा साफ सफाई होती रहती है, जिसे बोलते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि नहीं आया, पहले करते थे, अब नहीं प्रयोग करते थे, ठीक, तो ये लिखना गुरुत्व पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। अभी क्या लिखा, लिख लिया, गुरुत्व पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। ये नंबर फर्स्ट पॉइंट बना के लिखना कि जब मैंने लिखा था ना, निम्नलिखित स्टेप्स करते हैं, ये पहला स्टेप है, इसका पहले संदर्भ कर देते हैं, और कौन सी विधि का द्वारा यूज करते हैं, गुरुत्व पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं, अयस्कों का संदर्भ करने के लिए गुरुत्व पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। समझ, कौन से वाले इसकी बात कर रहे हैं हम, हेमेटाइट की साफ सफाई करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, गुरुत्व पृथक्करण विधि का, कर दिया, ये पहला स्टेप्स था। दूसरा स्टेप्स, अब बता क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमें अयस्क प्राप्त हुआ ना, हेलो, जो हमें यहाँ अयस्क प्राप्त हुआ, और इसका हमने सांद्रण कर दिया, चलती धारा के अंदर धो दिया उसे, वही गुरुत्व पृथक्करण विधि हो, ठीक, द्रवित धावन विधि भी बोल दो सर, उसे छोड़ दो, तो गुरुत्व पृथक्करण विधि समझो, हमने अयस्क की सफाई कर दी, हेमेटाइट हमने साफ कर दिया। अब दूसरा स्टेप क्या करोगे, सेकंड स्टेप के अंदर ना उसका निस्तापन करोगे, और निस्तापन नहीं करोगे हेमेटाइट का, तो फिर इसका भर्जन करोगे। अगला स्टेप हमारा होना चाहिए हेमेटाइट का भर्जन या निस्तापन, लिखो, हेमेटाइट का भर्जन या निस्तापन, हेमेटाइट, हेमेटाइट का भर्जन या निस्तापन, हेमेटाइट का भर्जन या निस्तापन, इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में क्लाइनेशन, CALCINATION,
क्लाइनेशन CALCINATION क्लाइनेशन एंड रोस्टिंग ROASTING रोस्टिंग। ऑफ हेमेटाइट HAEMATIT ऑफ हेमेटाइट HAEMATIT हेमेटाइट। ये बताओ हमें यहाँ तो जो हेमेटाइट प्राप्त हुआ था उसको तो हमने सांद्रण कर दिया था, तो ये सब इसके बाद हम जो इसको ना हेमेटाइट को बोलेंगे सांद्रित अयस्क का। कौन सा? तो जो सांद्रित अयस्क में प्राप्त हुआ था ना उसका हम भर्जन करने वाले या निस्तापन करने वाले। अब बताओ वायु के साथ गर्म करते हैं तो भर्जन होगा निस्तापन होगा? वायु के साथ गर्म, वायु की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं, भर्जन होगा निस्तापन होगा? अगर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करें तो निस्तापन होगा। तो अब जब हम भर्जन करने वाले जो यहाँ तो सांद्रित अयस्क प्राप्त हुआ था ना, जो हेमेटाइट था वो सांद्रित अयस्क था, उसका सांद्रण हो चुका था, उसकी सफाई हो चुकी थी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा। वो सांद्रित अयस्क जो हमें प्राप्त हुआ ना उसके ना उसका हम भर्जन करने वाले। और जब भर्जन करते हैं तो वायु के साथ गर्म करते हैं, वायु के साथ कार्बन मिलाकर गर्म करेंगे। कार्बन इसलिए मिलाया जाता ताकि उसके अंदर तो अशुद्धियों को बाहर निकाला जा सके। पता लग गया कार्बन क्यों मिलाया जा? कार्बन इसलिए मिलाया जा ताकि उसके अंदर तो अशुद्धियों को बाहर निकाला जा सके। लिखो 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 इसके अंदर लिखो, ये हेडिंग थी। दूसरा स्टेप इसमें लिखो सांद्रित अयस्क को कोक का मतलब कार्बन, सांद्रित अयस्क को कार्बन के साथ मिलाकर वायु की अधिकता में गर्म करते हैं। कार्बन के साथ मिलाकर वायु की अधिकता में गर्म करते हैं। कार्बन के साथ मिलाकर वायु की अधिकता में गर्म करते हैं। कार्बन के साथ मिलाकर वायु की अधिकता में गर्म करते हैं। किसे गर्म करते हैं पहले मुझे बता दो? हेमेटाइट को किसके साथ मिलाकर? कार्बन के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। किसके साथ मिलाते हैं? कार्बन का मतलब क्या हो? कोक के साथ मिलाकर कार्बन के साथ मिलाकर गर्म करते हैं। गर्म करने तक कुछ तो होगा इसमें, तो इसमें तो पता क्या होगा? नंबर फर्स्ट इसके अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। दूसरे नंबर पर जो आर्सेनिक ऑक्साइड की शुद्धियां होंगी ना, इसके अंदर जो रेत जैसे पदार्थ होंगे वे भी बाहर निकल जाएंगे। पता लग गया हमने इसका भर्जन क्यों करा? भर्जन करने का मतलब यही होगा, कार्बन के साथ हेमेटाइट उठाया नहीं हो, इसने गर्म कर दिया। हमने गर्म कर दिया किसके साथ? वायु के साथ। और इसमें क्या क्या मिलाया? कार्बन मिलाया। कार्बन क्यों मिलाया? ताकि इसके अंदर जो रेत था, कंकड़ थे, पत्थर थे, बाहर निकाला जा सके। समझ बात? तो दो काम हुआ इसके अंदर। पहला पॉइंट फर्स्ट काम हुआ, पहले पॉइंट में लिखो, पहले पॉइंट में एक लाइन लिखो, पहले पॉइंट में लिखो गर्म करते पहले नून गर्म करते हैं ऐसे लिख दिया तो नून इसमें लिखो, उसमें एक लाइन और लिखो। गर्म करते हैं उसमें एक लाइन और लिखो, नून लिखो। तो ऐसा करने पर निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। तो ऐसा करने पर निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। ऐसा करने पर निम्न परिवर्तन होते हैं। नंबर फर्स्ट पहला पॉइंट ए पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा नमी बाहर निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा मत लिखो, CO2 लिख देखो, CO2 तथा नमी बाहर निकल जाती है। नंबर ए पॉइंट है हमारा, CO2 तथा नमी बाहर निकल जाती है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर बी पॉइंट, लिया तुमने क्या लिखा? सनिधान ये लिखा क्या? है नहीं, वो बहुत देर होंगे वो। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत यहां तक? क्या लिखा तुमने पहले पॉइंट में? क्या लिखा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। निकलने दो भाई, निकलने दो जरा एक बात। उसके बाद पता क्या होगा? जो आर्सेनिक ऑक्साइड होगा ना, देखो आर्सेनिक ऑक्साइड है हमारा AS2O3, ये भी अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। ये बाहर निकलने चाहिए ना, अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड अभी दिखाऊंगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। दोबारा फिर सारा प्रोसेस समझ लो। पहले देख लो मोटे मोटे तौर पर हमने अयस्क प्राप्त कर ली। अयस्क हमारे यहाँ संयुक्त अवस्था में प्राप्त होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं प्राप्त होते। उसके बाद
जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो अयस्क प्राप्त करने जाता है हेमेटाइट, हेमेटाइट को सबसे अच्छा स्रोत माना जाए लोहा प्राप्त करने का। दूसरे नंबर पर हमने बताया आयरन का निष्कर्षण करने वाले, जब आयरन का निष्कर्षण करोगे, मैंने कहा ये लोहे का प्रमुख अयस्क, जब आयरन का निष्कर्षण करोगे तो कैसे करोगे, आयरन का निष्कर्षण करने में बताओ क्या लिखा है आयरन का निष्कर्षण करने के लिए, मैंने कहा इसे स्टैंप मिल में या जो हमारा कर्सर होगा उसके अंदर से चूर्णित अवस्था बना लोगे। जब चूर्णित अवस्था समझ में आ रहा नहीं आ रहा, सारा लिखवाया गया, कुछ भी छुड़वाया नहीं गया, इसलिए लिखवाया, जानबूझ के लिखवाया। तो डिटेल से पढ़ना है एक ही बार, बस पढ़ना एक ही बार, पढ़ाई सिर्फ एक ही बार हो, उसके बाद सिर्फ रिवीजन हो। मैंने कहा पढ़ाई कितनी बार हो, सिर्फ एक बार हो, उसके बाद क्या हो, सिर्फ रिवीजन हो। उसके बाद यहाँ तो प्राप्त कर लोगे सर दलित, दलित का मतलब क्या हो, कर्सर या स्टैंप मिल कहते हो, उसमें पीस लोगे, पीसने के बाद जैसे वहां तक जो प्राप्त होगा चूर्णित अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। अब चूर्णित अवस्था में प्राप्त जो हो जाएगा उसका भर्जन करेंगे, निस्तापन करेंगे। अब भर्जन निस्तापन अभी कर रहे हैं, भर्जन निस्तापन क्यों कर रहे हैं, भर्जन निस्तापन में जो चूर्णित अवस्था में हमारा हेमेटाइट आया ना उसके अंदर कार्बन मिलाएंगे, कार्बन मिलाने के बाद उसे वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, जब गर्म कर लेंगे उसके अंदर तो आर्सेनिक ऑक्साइड की शुद्धियां बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, और ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड जो वेस्ट पदार्थ है बाहर निकल जाएंगे। मतलब दूसरे पार्ट में लिखो, दूसरा पार्ट इसमें जो दूसरा पार्ट लिखा है उसमें दूसरा पार्ट में, दूसरे पार्ट में तो कुछ नहीं लिखवाया ना, तो लिखो दूसरे पार्ट में लिखो आर्सेनिक तथा सल्फर की अशुद्धियां भी ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। आर्सेनिक तथा सल्फर की अशुद्धियां भी, आर्सेनिक तथा सल्फर की अशुद्धियां भी अपने ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। आर्सेनिक तथा सल्फर की अशुद्धियां भी अपने ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। जितना भी लिखवाऊंगा सुनूंगा भी, याद रखना बात। क्या ठीक, ये दोनों भी क्या लिखो वाली, देखो आर्सेनिक ऑक्साइड की शुद्धियां बाहर निकल गई, जो सल्फर थी वो अपने ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गई। ये दोनों भी क्या लिखो, ये दोनों भी क्या लिखो, देखो आर्सेनिक ऑक्साइड की शुद्धियां थी ये बाहर निकल गई, इसके ब्रैकेट में लिख भी सकते हो आप अशुद्धियां, अशुद्धियां, ये सल्फर था अपने ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गए। और उसके बाद सी पॉइंट संविधान है नहीं, वो बहुत दिन हो गए, क्यों आ रहा हो, तू जो नहीं है तेरी याद रह गई है जाते जाते तेरी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? इतना बताओ समझ में नहीं आया, ठीक। कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट। आर्सेनिक ऑक्साइड की शुद्धि बाहर निकल गई, सल्फर अपने ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल के चला गया, चला गया नहीं चला गया। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट होगा, यदि ऑक्साइड जो हमारा अयस्क, तीसरे पॉइंट में समझो पहले, जो हमारा अयस्क, अयस्क हो सकता है अयस्क के अंदर फेरस कार्बोनेट हो, क्या हो, फेरस कार्बोनेट, कौन सा कार्बोनेट हो, लेकिन अयस्क को तो हमने गर्म कर दिया, वायु की उपस्थिति में गर्म करा, अगर उसके अंदर फेरस कार्बोनेट हुआ तो फेरस कार्बोनेट को भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा ना, तो इसे फेरिक ऑक्साइड में बदल सकते हैं, ये बदल जाएगा। क्यों, जब तुम कार्बन के साथ मिलाकर गर्म करोगे तो हम देख लो वाला स्टेप पढ़ रहे, हेमेटाइट का भर्जन निस्तापन पढ़ रहे हैं, हेमेटाइट का भर्जन निस्तापन इसलिए कर रहे ताकि उसके अंदर तो जो आर्सेनिक ऑक्साइड की अशुद्धियों से बाहर निकाली जा सके, और जो सल्फर है ये भी बेकार गैसें हो, ये भी अपने ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। अगर अयस्क को जो हमारा हेमेटाइट हुआ उसके अंदर अगर ये आयरन ऑक्साइड हुआ, आयरन कार्बोनेट हुआ, आयरन कार्बोनेट, तो फिर ना हम फेरिक ऑक्साइड बदल देते हैं। कौन से ऑक्साइड हो, फेरिक ऑक्साइड। अभी क्या लिखा पहले ये बताओ, चलो सी पॉइंट में लिखो, सी पॉइंट में पहले सी पॉइंट में लिखो, अयस्क में यदि फेरस कार्बोनेट उपस्थित है, अयस्क में यदि फेरस कार्बोनेट उपस्थित है तो वह फेरिक ऑक्साइड बदल जाता है, तो वह फेरिक ऑक्साइड बदल जाता है, तो वह फेरिक ऑक्साइड बदल जाता है, तो वह फेरिक ऑक्साइड बदल जाता है। तो वह फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है।
FeCO3, ये हमारा फेरस कार्बोनेट। FeCO3 का नाम क्या है? फेरस कार्बोनेट। ठीक, इससे गर्म करा है ना, गर्म करा किसकी? वायु की उपस्थिति में गर्म करा, नहीं करा, तो FeO बन गया हमारा। तो क्या बना? और CO2 गैस बाहर निकल गई, बेकार गैस है ना CO2, बाहर निकल गई। FeO था, उसे ना उसके साथ वायु की उपस्थिति में उसे गर्म कर रहे थे, गर्म करने पे यहाँ था फेरिक ऑक्साइड बदल जाओ। गर्म करने पे किसका बना? फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम? फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम फेरिक ऑक्साइड है। बदल गया ना फेरिक ऑक्साइड में। दोबारा फिर समझा रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ, पढ़ लो बेटे, पढ़ लो, काम आ जाएगा 2-4 अक्षर। मिल गया यहाँ तक? अयस्क मिला? मैंने कहा आयरन के बारे में पढ़ रहे। दूसरे नंबर की पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में धातु हेमेटाइट से प्राप्त होती है। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, इसका निष्कर्षण करना। निष्कर्षण करने में मैंने तुम बताया था हेमेटाइट को यूज करते हैं, अधिकांश मात्रा में हेमेटाइट को यूज करते हैं। जब निष्कर्षण करना चाहते हो तो इसको पहले से पीसना पड़ता, चूर्ण अवस्था में बनाना पड़ता। स्टेम मिल के अंदर कर्सर के अंदर उठाओगे तो पीसना स्टार्ट कर दोगे। जब इसे पीसना स्टार्ट कर दोगे तो ये चूर्ण अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद तुम इसका सांद्रण करोगे। सांद्रण कैसे करोगे? चलती धारा में इसको धो दोगे। धोने के बाद क्या करोगे? इसका ये तो बताया था तुम, ये तो बताया था। अच्छा, पहले ये करेंगे, उसके बाद इसका भर्जन करेंगे। भर्जन क्या है? भर्जन या निस्तापन करेंगे। भर्जन अभी तो हम भर्जन कर रहे हैं। जब भर्जन कर रहे हैं तो उसके अंदर कार्बन कोक के साथ मिलाएंगे तो उसके अंदर तो ये अशुद्धियां बाहर निकल जाएगी। जो सल्फर था अपने ऑक्साइड के रूप में बाहर चला जाएगा। सब लिखोगे तो नंबर मिलेगा भाई। 100 नंबर ऐसे ही प्राप्त हो केमिस्ट्री में। जब मैं पढ़ाया था ना केमिस्ट्री में तो मुझे 97 नंबर ऐसे नहीं आए थे। ऐसे आए थे 97, 95, 92, कहाँ से आ रहे थे? वैसे ही आ रहे थे, ऐसे ही पढ़ रहे थे लिख। समझना पड़ो भाई, समझ में आया बात? ये ठीक समझ में आया? ठीक, तो फिर दिमाग पर जाता नहीं डाटा। अभी जो तुम यहाँ समझाया ना, तुम्हारे दिमाग में हटने का नहीं। 2-3 बार पढ़ लिया ना पेपर टाइम पे जाते हो तो किसी के मुंह की तरफ को देखने की जरूरत नहीं है पेपर में क्या आने वाला। समझे? टाइप चीजों को टाइम दो, साल 1.5 साल 2 साल का कोई महत्व नहीं होता। जाने दो, टाइम जा रहा 5-6 महीने तमीज से पढ़े हुए तुम्हारे पास। बोर्ड की तैयारी करनी, प्री बोर्ड की तैयारी नहीं करनी। समझ की बात है? बोर्ड की तैयारी करनी और कंपटीशन की तैयारी करनी, जिंदगी की तैयारी करनी, बोर्ड की नहीं करनी, प्री बोर्ड की नहीं करनी, ना हाफ ईयरली करनी। बोर्ड की तैयारी करनी, कंपटीशन की तैयारी करनी, जिंदगी की तैयारी करनी, 3 चीजों की तैयारी करनी। समझ में आया बात है? चलो, तो अयस्क था हमारा। अगर पता लगा कि हमारा जो आयरन अयस्क को, यदि हमारा जो अयस्क अगर वो फेरस कार्बोनेट हुआ, फेरस कार्बोनेट को फिर हम फेरिक ऑक्साइड में बदलेंगे। वो तुम बताइए कैसे बदलेंगे, अभी की याद होनी चाहिए। समझ में आया बात है? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अभी की याद भी ना हो तो थ्योरी में भी काम चल जाता है, थ्योरी में लिख दो तो ऐसे भी काम चल जाए। लेकिन केमिस्ट्री तो अभिक्रिया की हो ना, अभिक्रिया दिखाओगे तो प्रदर्शित होगा तुम्हारा कि तुमने अच्छी तैयारी करी केमिस्ट्री में। आसान सब्जेक्ट है, इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है अगर लगातार पढ़ो तो। बात बताओ यहाँ तक समझ में आई नहीं है? अब हम क्या करने वाले? चलो मान लो इसका भर्जन हो चुका, इसका जो अयस्क था ना हेमेटाइट था, इसका भर्जन हो चुका। उसमें तो जो शुद्धियां थी आर्सेनिक ऑक्साइड की भी तुमने बाहर निकाल दी, जो फेरिक ऑक्साइड में बदल चुका। अब जो हेमेटाइट है ना हमारा, ये हमारा हेमेटाइट है Fe2O3, ये आ चुका है Fe2O3 आ चुका है, साफ सूफ होगा आ चुका। इसकी सफाई जितनी होनी थी, इसका भर्जन होना तो हो चुका। अब क्या करोगे? आयरन तो प्राप्त नहीं हुआ, अब लेके जाओगे वात्य भट्टी के अंदर से। कहाँ लेके जाओगे? अब मैं तो वात्य भट्टी का दर्शन करा रहा हूँ कि वात्य भट्टी कैसी होगी। समझ में आई बात है? उसके अंदर इसे डाल लेंगे, देखेंगे लोहा कैसा प्राप्त होगा। कितना इंटरेस्टिंग है ना, सही बात है। अब तक लोहा नहीं प्राप्त हुआ, देखो कितनी साफ सफाई कर ली हमने इसकी Fe2O3 की। हेमेटाइट प्राप्त कर लिया हमने, हेमेटाइट प्राप्त होगा हमारा, लेकिन हेमेटाइट तक भी लोहा नहीं प्राप्त हुआ। मतलब कितना इंटरेस्टिंग है ना, जानना चाहते हो? ठीक, ठोक दो। अभी देखो चित्र बनाता हूं मैं इसका, कहां प्राप्त करेंगे। देखो तीसरा पद हमारा, ये चित्र पेपर में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार पेपर में आ चुका है वाला चित्र, कई बार पेपर बना चुका, कई बार। इससे मेरा सिंसियरली रिक्वेस्ट है, समझ लेना और चित्र भी बनाकर प्रैक्टिस कर लेना। समझ में आया बात है? क्योंकि मैं टेस्ट में भी देने वाला हूँ। यहाँ से पेपर में सवाल आता है, पेपर में सवाल आएगा वात्य भट्टी का सचित्र वर्णन कीजिए। ये वात्य भट्टी हमारी, इस भट्टी का नाम है वात्य भट्टी। वात्य भट्टी, ये हमारी वात्य भट्टी है। कौन सी भट्टी? वात्य भट्टी हमारी। वात्य भट्टी को वात्य भट्टी कहते हैं, पता नहीं मुझे। ठीक, ये वात्य भट्टी है ना हमारी। इस वात्य भट्टी के अंदर जो अभी हमारे पास अयस्क आया था, भर्जित अयस्क जिसे हम बोलते हैं, उसका भर्जन करने के बाद जो हमारे पास अयस्क आया था जिसका नाम Fe2O3 था, जिसे हमने फेरिक ऑक्साइड बदल दिया। अभी यही तो पढ़ा ना थोड़ी पहले, फेरिक ऑक्साइड बदल दिया। उस फेरिक जो हमारे पास चूर्ण अवस्था में इस टाइम मौजूद है, वो ऐसा नहीं है चूर्ण अवस्था मौजूद है, वो स्टैम्प मिल बनम जो कर्सर बोलते हैं, कर्सर के अंदर उसे हम पीस कर उसके अंदर से उसकी साफ सफाई करने के बाद, उसका निस्तापन करने, उसका भर्जित करने के बाद, उसका भर्जन करने के बाद, तब हम उस अयस्क को लेकर आए। वो अयस्क ना हमने उठाया और इसके अंदर हम डालने वाले, इसके अंदर वात्य भट्टी के अंदर डालने वाले। और वात्य भट्टी के अंदर ना इतना ज्यादा तापमान हो ना,
इसके अंदर तापमान 200 से लेकर लगभग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो। सोच सकते हो कितना तापमान, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान भी बहुत हो, तुम्हें बताया था मैंने। आज अगर तुम्हें इसकी वात्य भट्टी के भीतर डाल देना उठाकर तो तुम्हारी राख भी नहीं मिलने की। समझ में आया बात? ये इतना खतरनाक हो। 1600 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान भाई साहब, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, 200 डिग्री लेते सेंटीग्रेड तक। आज उससे समझ लें वात्य भट्टी के अंदर हो क्या, ये पता लग गया ना वात्य भट्टी के अंदर काम क्या करने वाले हम, ये बात तो समझ लें। इसके अंदर हम लोहा प्राप्त करने वाले। तो जो वात्य भट्टी हो उसका उसकी निर्माण देख लो कैसे होता है। वात्य भट्टी के बारे में अगर लिखना पड़ा तो कैसे लिखोगे? तो जो वात्य भट्टी होती है ना, इसमें ना डबल कप एंड कोन लगे होते हैं। एक कप ये रहा, एक ये रहा, ये कप एंड कोन फुल टाइप का हो, अंदर डाल लोगे चूर्णित अवस्था में, इस पाइप से मुंह डाल लोगे तुम, आराम से डाल लोगे आराम से। जो चूर्णित अवस्था में जो तुम्हारा एस था ना, हेमेटाइट था, इसके अंदर डाल लोगे और धीरे धीरे साइड में नीचे जाएगा। इसलिए डबल कप एंड कोन लगा हुआ, डबल एक योरा एक योरा, इसे बोलते हैं डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट। उनकी व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्था। डबल कप एंड को जो कोन होता है उसका अरेंजमेंट होता है, उसकी व्यवस्था होती है। तो इसे दिमाग नाम को रट लेना, डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट। बोलो मेरे साथ, डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट। जब भी चित्र बनाओगे तो इस नाम को पक्का लिखोगे। समझ में आया बात है? पहला नाम है, याद रखना बात है। दूसरे नंबर पर नीचे चले जाओ, इसके अंदर जैसे तुम वो डालोगे ना, वो क्या, हेमेटाइट। हेमेटाइट कौन सी अवस्था में? चूर्णित अवस्था। उसका भर्जन हो चुका। भर्जन ऐसे डालोगे तुम सर, ऐसा नहीं। अरे भाई कार्बन के साथ मिलाओगे, जब कार्बन के साथ मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? प्रगलन नहीं हो जाएगा। प्रगलन क्या हो? जब किसी जो भर्जित या निस्तापित है उसको हमारा जब उसे कार्बन के साथ मिलाते हैं तो उसे तो हम इसकी जगह तो प्रगलन कहते हैं, डाल देते हैं इसके अंदर। डाल दिया, समझ बात? पता लग गया ना क्या करना? भर्जित जो एस था उसका हमें क्या करना? प्रगलन। तो प्रगलन करने के लिए कौन सी भट्टी का इस्तेमाल करते हैं? वात्य भट्टी का। इसमें वात्य भट्टी में क्या स्टार्टिंग में क्या लगे होते हैं? डबल कप एंड कोन। डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट, इंग्लिश में ही नाम लिखना, डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट ये लगा होता। इसके अंदर डाल दिया हमने, इस पाइप को डाल दिया चूर्णित अवस्था में जो हमारा हेमेटाइट मौजूद है उसे डाल दिया। भाई जो वात्य भट्टी हो ना, इसके बाहर ना एक स्टील सेल्स लगी हो, स्टील सील। इसका मतलब वो या ना वात्य भट्टी बाहर तक, इसके बाहर स्टील का, ये एक स्टील का बर्तन हो। स्टील किसका? इसके बाहर स्टील की, देखो साइड में देखो मैंने तीर का चिन्ह कहां खींच के लिखा हुआ, ये स्टील सील है। स्टील सील यानी वात्य भट्टी ने पूरी स्टील में पैक रहती है, स्टील के बर्तन में पैक रहती है। समझ में आया बात है? स्टील सील का मैं यही मतलब वो स्टील को चारों तरफ इस पे स्टील की परत चढ़ी होती है। तुम अगर कंपनी में जाओगे ना, जहाँ आयरन बनाया जा, लोहा बनाया जा, लोहा को पिघला जा, हेमेटाइट को, बड़ी बड़ी कंपनी में जाओगे तुम तो वहां देखोगे तुम उसके बाहर स्टील सील से लगी हुई होगी। और का तुम्हें इंट दिखाएंगे, और इनके अंदर ना, इनके अंदर ताकि स्टील सील ना पिघले, इनके अंदर एक अग्नि सह ईंटों का स्तर लगा होता है जो अग्नि को सह कर लेती है। उन्हें बोलते हैं फायर ब्रिक्स। फायर का मतलब क्या हो? आग। अग्नि सहन करने वाली ईंटें। ब्रिक्स का मतलब क्या हो? ईंटें। तो इसके अंदर ना अग्नि सह ईंटों का स्तर लगाता है। देखो फायर ब्रिक्स लगा हुआ अंदर, जो मैंने तीर का चिन्ह अंदर जो बीच में लगा ना, ईंटें सारी ईंटें हैं, ऐसी ईंटें जो अग्नि को सहन कर सकती होगी। अगर बताओ ये नहीं होगी इतना ज्यादा तापमान के जरिए, तो फिर तो स्टील की जो सील्स है ये भी पिघल जाने वाली। समझ में आया बात है? इसलिए मैंने अग्नि सह ईंटों का स्तर लगाया। समझ में आया बात है? ताकि इतने इसके अंदर का तापमान ज्यादा रखा जा। समझ में आ रहा? सुनो क्या लगा हुआ? डबल कप एंड क्या लगा हुआ? कोन लगा हुआ। करना क्या है ये भी तुम जानते हो, तुम्हारा विजन क्लियर है। विजन और रीजन क्लियर हो ना, जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। समझ में आई बात है? उसके बाद जाओगे इसके अंदर का जो तापमान देखो, जो हम चूर्णित अवस्था में एस्क डालने वाले, उसके अंदर कार्बन मिलाओगे, कार्बन के साथ साथ थोड़ा सा चूना भी मिलाओगे। चूना, मार्बल जिसे बोलते हैं, CaCO3, उसके साथ मिलाओगे। उसके साथ ज्यादा कठिनाई नहीं होने की, क्योंकि जो ना जैसे उसके साथ मिलाओगे तो नीचे जाकर कहीं भी जमने का नहीं, सीधा डायरेक्ट नीचे जाएगा। और नीचे भी डायरेक्ट नहीं जाने का, धीरे धीरे करके जाएगा, क्योंकि अलग अलग जगह का अलग अलग तापमान होगा। ये एक प्रक्रिया धीरे धीरे होगी। यूं तुम डालना सारा नीचे चला गया, जब यहाँ जाएगा तो कुछ भी अभिक्रिया जाएगी। थोड़ा कम ताप पर तो अभिक्रिया, फिर थोड़ा ज्यादा ताप देने का और ज्यादा अभिक्रिया होगी, अधिक ताप फिर और अधिक अभिक्रिया होगी, जब तक नीचे नहीं पहुंचने का ना 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान। मैंने तापमान इसके अंदर केल्विन में लिखा हुआ, जब तक 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर नहीं पहुंचने वाला ना, तब तक आपको लोहा प्राप्त नहीं होने का। इसके अंदर का जो तापमान है केल्विन में, जैसे इसके अंदर का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में 200 से लेकर आपका 1600 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है। ये सारी बातें लिखने वाले हम अभी लिखवाने वाला भी हूँ। सही में ये सारी बातें लिखने वाली जो लिखी जाएगी कॉपी में, सभी बातें समझ में आया बात है जो मैं तुम्हें साधारण तरीके से समझा रहा हूँ। उसके बाद डबल कप एंड कोन के अंदर तुमने पता क्या डाला? वो जो हेमेटाइट था वो डाला, और हेमेटाइट वैसे नहीं डाला, उसके अंदर कार्बन मिलाया, कार्बन के बाद उसके अंदर चूना पत्थर मिलाया। वो क्यों मिलाया ये पता लगा मैंने तुम्हें, क्यों मिलाया मेरे तुम्हें कार्बन और चूना पत्थर तो मिलाने का ये कारण होगा ताकि इसके अंदर जमन है। समझ में आई बात है? नीचे चलाता रहा और साइड में जमन है बिल्कुल भी, इस नीचे जाता चला जाएगा। और इसके अंदर का तापमान 200 से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होगा, और अलग अलग ताप पर अलग अलग अभिक्रिया होगी। और ये भी तुम्हें पढ़ना कि वात्य भट्टी के अंदर कौन सी क्रिया हो। पेपर में सवाल आया हुआ कि वात्य भट्टी के अंदर होने वाली अभिक्रियाओं को लिखिए।
समझ में आया बात है? मॉडल खोलोगे ऐसे पर्सन मिलेंगे तुम्हारा। वात्य भट्टी के अंदर होने वाली क्रियाओं को लिखिए, वात्य भट्टी का सचित्र वर्णन कीजिए। ये वात्य भट्टी आपने हमारी बाहर, ये अंदर क्या लगी हुई, अग्नि संहिता लगी हुई, ये भी तुम पता लगा क्यों लगी हुई, ये भी तुम जानते हो कारण। बाहर कैसी रोड लगी हुई, स्टील की, देखने तो अच्छी लगी बाहर, तो दिखना भी तो चाहिए भाई, कंपनी है बाहर तक। अगर ईंटें लगा के छोड़ दोगे कैसा लगा, प्लास्टर करो छोड़ दोगे उसको। अग्नि से इसके बाहर स्टील की एक सील लगी होती है, स्टील की सील का मतलब पैक होती है चारों तरफ। बात समझ में आया? स्टील सील लगी होती है चारों तरफ इसके, ठीक है, जो बात हमारी बातें भट्टी हो। उसके बाद यहाँ जितनी भी वेस्ट गैसें निकलती है सारी यहाँ निकलती है वेस्ट गैसें। तुमने देखा कंपनी में बड़े बड़े पाइप लगे हुए हो, इसके जरिए यहाँ के पाइप ऊपर को निकाल कर छोड़ देंगे। जो कंपनी दूर से देखा जाए तो कंपनी फैक्ट्री है, क्या तो वो वेस्ट गैसें, वेस्ट का मतलब बेकार गैसें हो जो वातावरण को प्रदूषित करती है, बाहर निकाल दी साइड से। समझ बात? जो बातें भट्टी के अंदर तो गैसें निकलती होगी, जैसे CO2 होगी और बहुत सारी गैसें, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की जितनी भी गैसें होंगी ना, SO2 होगी, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसी गैसों को, वेस्ट गैसों को बाहर निकाल देगा। पता लग गया कहाँ कहाँ कौन सा नाम लिखना। ऊपर डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट, दूसरे नंबर पाओगे वेस्ट गैस, तीसरे नंबर पाओगे बाहर जो स्टील की सील लगी होती है, अंदर फायर ब्रिक्स लगी होती है। तो इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं है, अगर तुम ऐसा नाम लिखोगे ना, इंग्लिश में लिखोगे वहां और डायग्राम बनाएगा तो तुम्हारे अच्छे नंबर प्राप्त होने वाले, बेस्ट नंबर, वही 100 के आसपास नंबर जाओगे तुम्हारे। समझ नहीं बात है? उसके बाद जब 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर पहुंचाओगे तो कार्बन बर्न्स एंड गिव टू CO2, यानी कार्बन जो कार्बन बर्न यानी कार्बन ना जलना स्टार्ट हो जाएगा। बर्न का मतलब कार्बन जलना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें से CO2 बाहर निकल जाएगी। कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? कार्बन क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। कार्बन बर्न, बर्न का मतलब कार्बन जलना स्टार्ट हो जाएगा। गिव टू देगा, हमें देगा, क्या देगा? CO2 देगा। जलने के बाद ये भी लिखना तुम्हारा नाम। ये 4-5 नाम याद हुए, चलो मेरे साथ नाम याद करो। स्टार्टिंग में क्या लिखोगे? दूसरे नंबर पर चित्र दिमाग पढ़ा हुआ ना, चित्र कैसे कैसे बनाना। तीसरे नंबर पर स्टील सील, फिर क्या लिखोगे? फिर बात लिखो कार्बन बर्न गिव टू CO2, कार्बन बर्न टू। कल आओगे ना बना के देखूंगा। मैंने कहा बेटे चलो बातें भट्टी का चित्र बनाओ। जैसे नीचे जाओगे, नीचे आओगे ना तो यहाँ से साइड से हॉट एयर बेस लगे हुए होंगे। ये हॉट एयर बेस जब तक आपका जो हेमेटाइट डाला था ना अपना, धीरे 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 करके 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के आसपास, यानी 1800 केल्विन के आसपास नहीं पहुंचने का। 1800 केल्विन पे जैसे पहुंचेगा ना, कार्बन जलना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें से CO2 बाहर निकल जाएगी। और उसके बाद में यहाँ तक 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो तुमने हेमेटाइट डाला था वो पिघल चुका होगा। इसके अंदर ना यहाँ साइड में हॉट एयर बेस लगे होंगे, यहाँ तक गर्म वायु डाली जाएगी। वो गर्म वायु इसलिए डाली जाएगी ताकि इसके अंदर जो वेस्ट गैस है ना ये बाहर निकल के ऊपर जा सके। समझ बात है? इसके अंदर साइड में ना हॉट एयर बेस लगे होंगे। हॉट एयर बेस काम करते होंगे, ये ना इस गर्म वायु छोड़ते होंगे। गर्म वायु छोड़ने से क्या होगा? इसके अंदर भी जितने वेस्ट गैसें होंगी वे से बाहर निकाली जा सकेगी, क्योंकि इसके अंदर वो निकालना बाहर जरूरी, नहीं तो फट नहीं जाएगी पूरी गैसों का वातावरण ब्लास्ट कर देगा इसके अंदर। इसलिए मैंने हॉट एयर बेस लगाए हुए। हॉट एयर बेस क्यों लगाए? हॉट बेस इसलिए लगाए ताकि इसके अंदर वेस्ट गैसों को बाहर निकाला जा सके। सही बात है। और ये हॉट एयर बेस इसलिए निकाले जाते, इसलिए भी लगाए जाए ताकि इसका तापमान बढ़ाया जा सके, क्योंकि गर्म वायु डालोगे तभी तो तापमान बढ़ेगा। इसका तापमान कहीं से बढ़ाओगे भी तो हॉट एयर बेस के द्वारा इसका तापमान ही बढ़ाते हैं। तो नीचे क्यों लगाया मैंने? नीचे से लगाए तो जो वेस्ट गैस है बाहर निकल जाएगी, प्रेशर के साथ बाहर निकल जाएगी, तापमान बढ़ता चला जाएगा। समझ? हर चीज का कारण क्लियर होना चाहिए। क्यों लगाया, कैसे लगाया, कारण क्या था, इसलिए था, ये था। अब लगा तो दिया, नहीं पता नहीं क्यों लगाया। अब तो ईंटें लगाई तो यूं बताया मैंने तुम ईंटें क्यों लगाई गई। डबल कप एंड कोन इस तरह क्यों डाल रहा हो? पता क्यों डाल रहा हो? उसके अंदर से डालने में आसान नहीं हो। डबल कप एंड कोन यहाँ अगर थोड़ा सा यहाँ रुकेगा, यहाँ धीरे धीरे करके जाएगा, ऐसे पिघलता चला जाएगा, फिर सारा नीचे जाएगा ना तो फिर कठिनाई पैदा हो जाएगी, फिर पिघल नहीं पाने का। इसलिए डबल कप एंड कोन लगाया। पहले थोड़ा सा यहाँ रोक लेंगे, थोड़ा सा यहाँ रोक कर रखेंगे, इनसे देखो ये पाइप लगे साइड से, इतना डाल लेंगे जितना पहले पिघल जाने देंगे नीचे वाले को, फिर नीचे भेजेंगे दूसरे वाले को यहाँ तक। तो डबल कप एंड कोन इसलिए लगाया मैंने। समझ में आया बात? है ताकि इसके अंदर अधिकता न हो पदार्थ की, कठिनाई पैदा हो उसके अंदर। जो लोहा ना पूरी तरह पिघलता ना जाए, उसके अंदर तो अशुद्धियां पूर्ण रूप से बाहर हो जानी चाहिए। वो कब होगा? जब ज्यादा पिघलोगे। समझ में आया बात है? ज्यादा कब पिघलेगा? जब धीरे धीरे करके जाएगा। समझ में आया बात है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो उसके बाद साइड में जाओ यहाँ से। तो मैंने कहा यहाँ ना ये स्लैग फॉर्वर्ड लिखा हुआ। स्लैग फॉर्वर्ड का मतलब जैसे 1300 केल्विन के आसपास ही पहुंचेगा ना तापमान इसका, 1300 केल्विन के आसपास, यानी 900 के आसपास तापमान पहुंचेगा। 900 डिग्री सेंटीग्रेड या 13 केल्विन कह दो तो 900 तो ऊपर पहुंचेगा, या 13 केल्विन के आसपास 1300 केल्विन के आसपास पहुंचेगा ना, तो इसके अंदर तो जो धातु मल, जो बेकार पदार्थ है, यहाँ अलग होने शुरू हो जाएंगे। इससे आया समझ? जिसके अंदर हेमेटाइट के अंदर अलग पदार्थ है ना, जिसके अंदर धातु मल थे, जो बेकार पदार्थ है इसके अंदर, उससे अलग होने शुरू हो जाएंगे तुरंत, जैसे 1300 केल्विन के आसपास पहुंचेंगे। इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ स्लैग फॉर्वर्ड। स्लैग फॉर्वर्ड। उसके बाद आयरन, जो आयरन मेटल, जो आयरन है वो यहाँ ना 1600 केल्विन के आसपास यहाँ आयरन घुलना स्टार्ट हो जाएगा, आयरन डिजोल्व हो जाएगा। आयरन मेटल जो धातु है ना, आयरन धातु, वो डिजोल्व हो जाएगी, घुलना स्टार्ट हो जाएगी, यानी इसका मतलब वो द्रवित अवस्था में पहुंच चुकी होगी। और उसके अंदर ना ये कार्बन, ये सिलिकॉन और फास्फोरस, कार्बन सल्फर फास्फोरस, कार्बन सल्फर फास्फोरस की जो अशुद्धियां थी ना, ये बाहर निकल चुकी होगी इसके अंदर। जैसे 1600 केल्विन के आसपास के तापमान पा जाओगे तुम।
बात समझ में आया? दोबारा फिर समझ लो, पता लग गया स्लैग फॉर्मूला क्या मतलब, 1300 केल्विन के आसपास के तापमान पर इसमें यहाँ जो उसके अंदर तो धातु मल जो बेकार पदार्थ होंगे उसके अंदर तो वो बाहर निकल चुके होंगे। यही लिखना। इसकी वात्य भट्टी के अंदर कुछ भूल भी जाओ ना तो जो मैं चित्र में समझाया हूं ना, चित्र दिमाग में रखो, बस जो मैं समझाया हूं वही लिख डालो, उस पे नंबर मिलेगा, उस पे नंबर मिला हुआ। ठीक, वैसे तो मैं तुम्हें इसका सूत्रपात करवाऊंगा ही, ठीक ऐसे ऐसे लिखना, देखो ये वाली अभिक्रिया होंगी इसके अंदर, उसे ही याद करना सिस्टमेटिकल तरीके से। लेकिन कभी भूल जाओ ना तो फिर अपना दिमाग चलाओ, क्या समझाया था, अच्छा वात्य भट्टी समझाई थी क्लास में, समझाई थी। आयरन मेटल एंड डिसोल्व, कार्बन हुआ, सल्फर हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फास्फोरस, ये अशुद्धियां ये इसके अंदर से अलग होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो नीचे चले जाते हैं, नीचे जाने पता क्या होगा, जो हमारा जो आयरन प्योर आयरन हमारा जो शुद्ध हमारा लोहा, वो शुद्ध लोहा ना इसके नीचे, शुद्ध तो पूरी तरह वो भी नहीं होता, 98% ही शुद्ध, वो नीचे इकट्ठा हो जाता है, वात्य भट्टी की तली में इकट्ठा हो जाता है। और जो हमारा जो धातु मल है ना, जो बेकार पदार्थ हो, वो ऊपर तैरने लगता है, हल्का होने के कारण, हल्का होने के कारण जो अशुद्धियां ऊपर तैरने लगती है। और जो गलित हमारा आयरन है, मोल्टन आयरन का मतलब गलित आयरन, गलित का मतलब गली हुई अवस्था में, गलित आयरन हमारा नीचे होगा, वो नीचे बैठ जाता है, उसे हम पाइप के जरिए निकाल कर अलग कर लेते हैं। अब फिर लोहे की जो भी चीज हमें बनानी हो ना, जैसे मुझे लोहे का कड़ा बनाना था तो उस कड़े के सांचे में डाल देंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर निकाल देंगे, कड़ा बन जाएगा उसका। गेट बनाना, गेट के सांचे में डाल देंगे, और उस लोहे को गलित अवस्था में जो आयरन होगा, जो भी बनाना वो बना लेंगे इसका आराम से, उसके सांचे बनाए हुए हैं। समझने की बात है, कुंडी बनानी तो कुंडी का सांचा उसमें डाल लेंगे, अलग अलग जगह जाता रहेगा, वो पिघला हुआ लोहा ऐसे द्रव के रूप में चलता रहेगा, पिघला हुआ लोहा द्रव के रूप में, जहाँ डाल लोगे ना ठाक, उसे लोग डालते हैं। यूट्यूब तुम भी वीडियो देख सकते हो उसका, डाल लोगे ठाक, डाल लोगे जैसे आकार में डाल लोगे, उस आकार में ढल जाएगा, फिर उसे ठंडा कर लेंगे। समझना एक बात है, ठंडा करने के बाद फिर थोड़ी बार ठंडा हो जाएगा, ठंडा करने के लिए मशीन लगाई तुरंत। ऐसा कार बनानी, तुम कार का तुम बाहर का आवरण बनाना था तो उसके सांचे में डाल लेंगे, लोहे की बनाना था वो, उसके डाल लेंगे, सांचे लगे हुए वहां से उसके अंदर डाल लेंगे, तुरंत 5-10 मिनट का काम हो, आराम से एकदम तुरंत तैयार होगा, पूरी कार का बाहर का स्ट्रक्चर तैयार होगा। गेट बनाना तो गेट ठाओ, गेट बना लो, चलो चलो तुम कुछ और बनाना लोहे का, तुम नीचे उसकी जहाज उसका हमारा चादर हो, चादर बनानी, चादर के वाले सांचे में डाल लेंगे, जो चाहो बना लो। सही बात है, गलित अवस्था में जो आयरन प्राप्त हुआ, धातु मल से बाहर प्राप्त हो जाएंगे। देखो मैंने पाइप ऊपर लगाया, ऊपर इसीलिए लगाया ताकि ऊपर से जो पिघला जो हमारा अशुद्धियां ना धातु मल, उसे बाहर निकाला जा सके पाइप के जरिए। फिर नदी नालों में चला जाओ, लोग कहते हैं ये कंपनियां लगाने के बाद प्रदूषण हो रहा है, इस तरह प्रदूषण हो। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम समझ में आया बात है? ठीक, ये हमारी वात्य भट्टी थी। कौन सी भट्टी थी? अब लिखवा भी दूं, आया समझ में? चित्र बना लिया तुमने, ये लिख दिया, वाली हेडिंग बना ली। ठीक, चलो रोको, पहले रोको, इसे बनाओ, पहले चित्र को बनाओ, ये बनाओ, रोक। अब लिख लो, इसमें लिखो भर्जित एवं भर्जित अयस्क का प्रगलन, इसके अंदर लिखो भर्जित अयस्क को कोक का मतलब ब्राइट में सी लिख देना, भर्जित अयस्क को कोक तथा चूने के पत्थर के साथ मिलाकर, भर्जित अयस्क को कोक तथा चूने के पत्थर के साथ मिलाकर, कौन सा अयस्क? भर्जित अयस्क को कोक मतलब तथा चूना पत्थर का सूत्र क्या हो? Ca, ब्रैकेट में लिख देना, चूना पत्थर के साथ मिलाकर वात्य भट्टी, ब्लास्ट फ्रेंस, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लास्ट फ्रेंस, वात्य भट्टी इंग्लिश में लिखो BLAST, ब्लास्ट FRANC, FURNAC, ये लिखना FURNAC, फर्नेंस लिख देना। ब्लास्ट फर्नेंस में कप तथा कोन व्यवस्था के अंदर डालते हैं, कप तथा कोन व्यवस्था से अंदर डालते हैं, कप तथा कोन व्यवस्था लिखा हो ना, डबल कप एंड कोल अरेंजमेंट, कप तथा कोन व्यवस्था से अंदर डालते हैं, कप तथा कोन व्यवस्था से अंदर डालते हैं। किससे डालते हैं? भर्जित अयस्क को। भर्जित अयस्क क्या है हमारा? हेमेटाइट। किससे डालते हैं? डबल कप एंड कोन व्यवस्था के द्वारा अंदर डालते हैं। ठीक, उसके साथ क्या मिलाते हैं? देखो क्या मिलाते हैं, उसके साथ में कार्बन मिलाते हैं और चूना पत्थर मिलाते हैं, इसके अंदर डालते हैं। समझ में आया बात? दूसरी लाइन लिखो, डालते हैं वात्य भट्टी में ताप एक जैसा नहीं रहता है,
वात्य भट्टी में ताप एक जैसा नहीं रहता है। वात्य भट्टी में ताप एक जैसा नहीं रहता है। लिख देना यहाँ तक। ये सारा घान, इधर भी साइड में, इधर भी ये सारा घान ही है। इसे घान बोलते हैं, मतलब जो पदार्थ होता है सारा का सारा, इसमें कप के द्वारा नीचे हो जाएगा। ठीक, अभी क्या लिखा तुमने? लिखो जैसे जैसे घान, जैसे जैसे घान, घान मतलब जो चुन्नित अवस्था में जो हमारा हेमेटाइट था, जैसे जैसे घान, इंग्लिश में लिखना चार्ज, CHARG चार्ज बोलते हैं सर, CHARG चार्ज। जैसे जैसे घान नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है, तो उसे अलग अलग तापक्रमों से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे 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 घान नीचे की ओर जाता है तो उसे अलग अलग तापक्रमों से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे जैसे घान नीचे की ओर जाता है तो उसे अलग अलग तापक्रमों से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे जैसे घान नीचे की ओर जाता है तो उसे अलग अलग तापक्रमों से होकर गुजरना पड़ता है। ओके, मतलब प्रारंभ में ताप कितना हो, 200 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो केल्विन में लिखा हुआ। ऐसे लिख सकते हो प्रारंभ में तापमान 700 केल्विन और बाद में 1800 केल्विन तक हो जाता है। लिखो प्रारंभ में तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रारंभ में तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा अंत में तापमान, तथा अंत में तापमान लगभग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, लगभग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। लिखो घान को नीचे जाने में काफी समय लग जाता है, घान को नीचे जाने में काफी समय लग जाता है, घान को नीचे जाने में काफी समय लग जाता है, घान को नीचे जाने में काफी समय लग जाता है। लिखो घान जैसे नीचे जाता है, इसमें लिखो घान जैसे नीचे जाता है तो Fe2O3 Fe में बदल जाता है। घान जैसे नीचे जाता है तो Fe2O3 कोमा लगाओ, फिर Fe में बदल जाता है, यानी आयरन में बदल जाता है, में बदल जाता है। ठीक है ना। अब बताओ नीचे क्या प्राप्त होते, गलित अवस्था में आयरन प्राप्त होता और धातुमल प्राप्त होता। धातुमल हल्का होने के कारण ऊपर तैरने लगता। देखो भट्टी के निचले भाग में गलित अवस्था में आयरन, भट्टी के निचले भाग में गलित अवस्था में आयरन तथा धातुमल प्राप्त होते हैं। भट्टी के निचले भाग में गलित अवस्था में आयरन, गलित अवस्था में आयरन, आयरन तथा धातुमल प्राप्त होते हैं, आयरन तथा धातुमल प्राप्त होते हैं। आयरन तथा धातुमल प्राप्त होते हैं, लिख लेना यहां तक, कोई प्रॉब्लम? धातुमल हल्का होने के कारण, देखो धातुमल हल्का होने के कारण पिघले हुए लोहे के ऊपर तैरने लगता है। धातुमल हल्का होने के कारण पिघले हुए लोहे के ऊपर तैरने लगता है। तथा उसे निकास नली के द्वारा अलग कर लिया जाता है, तथा उसे निकास नलियों के द्वारा अलग कर लिया जाता है। तथा उसे निकास नलियों के द्वारा अलग कर लिया जाता है, तथा उसे निकास नलियों के द्वारा अलग कर लिया जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि वात्य भट्टी के अंदर अलग अलग ताप पर अलग अलग अभिक्रिया होती है कि नहीं होती? अच्छा, पेपर में अगर ऐसा आया वात्य भट्टी का सचित्र वर्णन कीजिए,
तो वात्य भट्टी के बारे में तुम चित्र बनाओगे, उसके बारे में जो चित्र के अंदर मौजूद है ना सारे नाम ये सब लिख दोगे, कुछ नहीं छोड़ने। इसके बाहर एक स्टील की सीट लगी हुई होती है, इसके अंदर अग्निशाही ईंटों का स्तर लगा हुआ होता है। अगर पेपर में से सवाल आया, अगर सचित्र वर्णन करने को कहता, उसके बाद जो मैंने तुम्हें लिखवाया ये वाला डाटा लिख दोगे। समझ में आया बात? सारा के बारे में। इसमें डबल कप एंड कोन लगे हुए होते हैं, इसमें फ्रांस चार्ज लगा होता है, इंग्लिश में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। उसके बाद इसमें दोनों साइड से हॉट एयरबेस लगे होते हैं जिनके द्वारा गर्म वायु प्रवाहित की जाती है। समझ में आया बात? है इसमें 2 निकास नली लगी होती है, जिसमें एक में धातु मल निकाला जाता है, दूसरे में मोल्टन आयरन गलित अवस्था में आयरन को निकाला जाता है। उसके बाद जो मैंने तुम्हें लिखवाया अभी, ये डाटा सारा सारा छाप दो। अगर पेपर में ऐसा सवाल आया, ठीक, ऐसा सवाल आया हुआ इसलिए बता रहा हूँ, अगर पेपर में सवाल आया कि इसमें अलग अलग ताप के अंदर ना जब 700 पर पहुंचोगे तो अलग अभिक्रिया होगी, नीचे जाओगे अलग अभिक्रिया होगी, नीचे जाओगे अलग अलग अभिक्रिया होगी। तो इन अभिक्रिया वात्य भट्टी के अंदर होने वाली अभिक्रियाओं ना मेरे द्वारा 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? वात्य भट्टी के अंदर जो अभिक्रिया हो रही ना अलग अलग ताप पर हो रही, एक तो हमारी होगी हमारी 400 से लेकर 900 के बीच में, एक होगी हमारी 900 से लेकर 1200 के बीच में, एक होगी 1200 से लेकर 1600 के बीच में। देखो वात्य भट्टी के अंदर 200 से लेकर 1600 का तापमान है, तो एक तो अभिक्रिया होगा हमारी कब तक? 400 से लेकर कब तक? 900 के बीच में। एक होगी 900 से लेकर 12 के बीच में, और एक होगी 1200 से लेकर 1600 के बीच में अभिक्रिया। तीनों अभिक्रिया तो वात्य भट्टी के अंदर जितनी अभिक्रियाएं होंगी ना, समझ बनता तो आयरन ही होगा, लास्ट में जाकर आयरन नहीं बनने वाला। तो हम समझाने वाले कि वात्य भट्टी के अंदर कितनी अभिक्रिया जो होती है कितने भागों में बांटा गया? 3, यानी 400 से लेकर 900 के बीच में जो अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया अलग टाइप की होगी, उन्हें लिखने वाले हम। पेपर में भी आने वाली है, आई हुई है पेपर में कि वात्य भट्टी के अंदर होने वाली क्रियाएं लिखिए, तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग अभिक्रिया होगी। जैसे जैसे घाट नीचे जाता रहेगा ना तो अलग अलग समय पर अलग अलग अभिक्रिया होगी। जानना चाहते हो अभिक्रियाएं कौन सी हो? ये कल बताऊंगा कि अभिक्रियाएं कौन सी हो, कि वात्य भट्टी के अंदर कौन से समय में कौन सी अभिक्रिया होती है। हेडिंग बना लो, हेडिंग बनाकर छोड़ दो, लिखो वात्य भट्टी में, नहीं हेडिंग बनाओ, वात्य भट्टी में अलग अलग ताप पर अलग अलग अभिक्रिया होती हैं। अलग अलग ताप पर अलग अलग अभिक्रियाएं होती हैं। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को प्रॉब्लम? अलग अलग ताप पर अलग अलग अभिक्रियाएं होती हैं, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक, ये लिख ही लो। चलो तुमने लिख देना आता क्या? कोई प्रॉब्लम? लिख ही लो, ये अभिक्रियाएं लिख ही लो, चक्कर में मत पड़ो। हेडिंग बनाओ, नंबर फर्स्ट होने अलग अलग क्या लिखा तुमने अभी? नंबर ए पहला वाला, इसमें देखो अपचयन अक्षेत्र, अपचयन अक्षेत्र, अपचयन अक्षेत्र याद रखना, पहला 3 भागों में अभिक्रिया होगी। अपचयन अक्षेत्र लिखा, अपचयन अक्षेत्र, इसे लिखो रिडक्शन जोन, इंग्लिश में नाम लिखो रिडक्शन जोन, REDUCATION, रिडक्शन जोन। क्या लिखा? ठीक, ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो यह है अभिक्रिया, ब्रैकेट में यह है अभिक्रिया, अभिक्रियाएं 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होती है, के मध्य होती है। लिख दिया ना? हो देखो जब हमारा ये घान नीचे जाता होगा ना, जो हम वात्य भट्टी के अंदर घान डालते हैं, ये घान जैसे नीचे पहुंचता होगा ना, तो आप पता कितने तापमान पर? 400 से लेकर 900 के मध्य पहुंचता होगा। तो यहाँ ना इस क्षेत्र को हम अपचयन क्षेत्र कहते हैं, और अपचयन क्षेत्र वही होगा जहाँ कार्बन से क्रिया होती है। किससे? देखो कार्बन O के साथ मिला तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिला, नीचे तो हॉट एयरबेस तो लगे हुए, एयर का मतलब वायु नहीं होती क्या, तो यहाँ ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलने वाला, जब ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलने वाला तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाने वाली, और कार्बन ऑक्साइड में हम मिलाएंगे हेमेटाइट जब मिल जाओगे तो Fe3 हमारा O4 बन जाएगा। हेमेटाइट इसका नाम क्या होगा? मैग्नेटाइट नहीं होता हमारा, ये मैग्नेटाइट को फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा, ये बन जाएगा FeO। जब FeO को हम CO के साथ मिलाएंगे तो हमारा आयरन बन जाएगा। लेकिन यहाँ जो आयरन बनेगा ना वो शुद्ध आयरन नहीं होगा, ऐसे क्षेत्र को हम स्पंजी क्षेत्र कहते हैं, और इस क्षेत्र के अंदर जो लोहा बनता है उस आयरन को हम बोलते हैं स्पंजी आयरन। स्पंजी आयरन हो सकता तुमसे यही सवाल पूछ लो कि बताओ स्पंजी आयरन क्या हो,
तो वात्य भट्टी के अंदर अपचयन क्षेत्र में बनने वाले लोहे को स्पंजी आयरन कहते हैं। वात्य भट्टी के अंदर अपचयन क्षेत्र में बनने वाले लोहे को स्पंजी आयरन कहते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ जो मैंने लिखा हुआ, फिर ये भी किया, ये भी किया, याद होनी चाहिए और करनी भी आनी चाहिए। देख लेना कर कर कौन कौन सा कैसे कैसे बनना, समझ बात है। 12वीं क्लास में आएंगे तो ये सारी भी किया, घर जाकर कर देखे करो, यही क्यों बना, 3 क्यों आया, 5 क्यों आया, 2 क्यों आया, नहीं समझ में आ रहा तो हमारे तो पूछो। समझ में आया बात है? लिखो अपचयन क्षेत्र के अंदर, लिखो क्या लिखा तुमने अपचयन क्षेत्र के अंदर, लिखो इस क्षेत्र में अयस्क, इस क्षेत्र में अयस्क कार्बन, अयस्क में उपस्थित कार्बन, लिखो अयस्क में उपस्थित कार्बन, अयस्क में उपस्थित कार्बन, लिख दिया। नीचे से, हाँ देखो नीचे से वायु नहीं आती, नीचे से आने वाली वायु, नीचे से आने वाली वायु, अयस्क में उपस्थित कार्बन नीचे से आने वाली वायु के साथ, नीचे से आने वाली वायु के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। मतलब बनाता है, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक, इस प्रकार लिखो, इस प्रकार समझ दे रहा है, लिख रहे क्या, इस प्रकार प्राप्त कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वात्य भट्टी के निचले भागों में, वात्य भट्टी के निचले भागों में गर्म कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, वात्य भट्टी के निचले भागों में गर्म कार्बन मोनोऑक्साइड गैस गर्म कार्बन क्या लिखा है, गर्म कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये लिखो Fe2O3 को Fe में अपचयित कर देती है, Fe2O3 को Fe में अपचयित कर देती है, यानी बाहर निकाल देती है सर। Fe2 को Fe में अपचयित कर देती है। इस प्रकार वात्य भट्टी के इस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले लोहे को स्पंजी आयरन कहते हैं। इस प्रकार वात्य भट्टी के इस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले लोहे को स्पंजी आयरन कहते हैं, स्पंजी आयरन कहते हैं। कौन सा आयरन? स्पंजी आयरन। एक काम करो, इस सारी अभिक्रिया लिखो, सारी अभिक्रिया लिखो, ये वाली कल लिखवा के देखो, स्पंजी आयरन कहते हैं, ये वाली अभिक्रिया लिखो। अब हम क्या करना पड़ेंगे, धातुमलक क्षेत्र, ये दूसरे वाला भाग धातुमलक क्षेत्र। यहाँ तापमान आपका पता कितना होगा, 900 से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ जो अभिक्रियाएं होंगी, 3 अभिक्रियाएं होंगी। हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट हमने चूना पत्थर नहीं डाला था इसके अंदर, वो चूना पत्थर ना गर्म होने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाने वाला। जब कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाने वाला, वहां तो समझो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, ये अभिक्रिया भी लिखनी। उसके बाद जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये कार्बन के साथ क्रिया करने वाला, कार्बन के साथ क्रिया करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकाल देगा। उसके बाद ये CaO हमारा जो बना हुआ CaO, ये CaO ना, इसके अंदर ना अशुद्धियां होंगी CaO के अंदर। ये चूना ये हमारा वो कैल्शियम ऑक्साइड बिना भुजा चूना जैसे बोलते हैं, इसके अंदर अशुद्धियां होंगी, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां, और ये जिस दोनों इसके साथ मिल जाएगी, ये मिल जाएगी इसके साथ जैसे मिलेंगे तुरंत, तो मिलने के बाद हमारा धातुमल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धातुमल। इसे तुम स्लैग बोलते हैं, ऐसे तो बना स्लैग, ये बाहर निकल जाएगा। बहुत हल्का हो, जो आयरन के ऊपर जो गलित आयरन हो उसके ऊपर तैरना स्टार्ट कर दे, हम इस साइड में निकाल लो,
जो अशुद्धियां हो, जैसे जो हमारा धातु मल से अलग अलग निकाल लेते हैं। तो ये जो क्षेत्र हो ना दूसरा 900 से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड का क्षेत्र हो, वो धातु मलक क्षेत्र कहलाता है। ये बात पता होनी चाहिए कि वात्य भट्टी के अंदर कहाँ धातु मलक क्षेत्र हो और कहाँ अपचयनक क्षेत्र हो। जहाँ कार्बन कार्बन होगा तो वहां तो कौन सा होगा, अपचयनक क्षेत्र, और जहाँ हमारे धातु मलक क्षेत्र होगा ना, इसमें हमारी अशुद्धियां बाहर निकलती होगी। उसके साथ अशुद्धियां, देखो अशुद्धियां थी इसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड साथ मिलकर धातु मल बन जाएगा हमारा। धातु मल बहुत हल्का होगा, वो ना गलित आयरन के ऊपर तैरने लगेगा, उससे फिर हम निकास के द्वारा अलग कर लेंगे। समझ में बात है, तीनों भी क्रिया हमें याद रखनी। चलो से भी नोट करो। तो अब तीसरा क्षेत्र का नाम दहन या गलन क्षेत्र, इनको बोलते हैं कंबेशन एंड फ्यूजन जोन। 1200 लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान रहता है। ये एक ऐसा क्षेत्र हो यहाँ ना जो हेमेटाइट तुमने डाला वात्य भट्टी के अंदर पूरी तरह पिघल जाता, पूरी तरह पिघल जाता। जो भी तुमने इसके अंदर डाला ना वात्य भट्टी के अंदर, वो पूरी तरह पिघल जाता इतने तापमान। इसके अंदर जो कार्बन होने ना, इसके अंदर जो कार्बन था वो कार्बन ना ऑक्सीजन के साथ मिल गया नीचे तक, हॉट एयर बेस लगे हुए, गर्म वायु इसके साथ मिलती रहती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती रहती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसके अंदर, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, ये कार्बन जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी गैसें बाहर निकल कर यहाँ एस्टर गैस चली जाती है। समझ आई बात है। ये कुछ अभिक्रियाएं हो, चुनिंदा अभिक्रियाएं हो, ये 1200 से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर अभिक्रियाएं हो। लिख दोगे ना अभिक्रियाओं, लिखो, एक लाइन लिख लो इसके अंदर, ये लिखो, इस क्षेत्र में प्रारंभ में मिलाए गए कुछ कार्बन का कुछ भाग, इस क्षेत्र में प्रारंभ में कार्बन का मिला गया कार्बन का कुछ भाग, क्या लिखा, प्रारंभ में मिलाए गए कार्बन का कुछ भाग, प्रारंभ में मिलाए गए कार्बन का कुछ भाग CO2 तथा CO में बदल जाता है, CO2 तथा CO में बदल जाता है, तथा घान पूरी तरह पिघल जाता है, तथा घान पूरी तरह पिघल जाता है। CO2 तथा CO में बदल जाता है तथा घान पूरी तरह पिघल जाता है। लिख दिया ना, ये वाले विक्रिया लिखो फटाफट, 33 स्पीड से, उसके बाद कुछ लिखवाना मुझे। घान पूरी तरह पिघल जाता है, तीनों विक्रिया लिखो। लिखो तीनों विक्रिया। लिख दिया ना, इसके बाद लिखो, अब जो धातु मल वो ऊपर नहीं तैरने लगता, और जो गलित आयरन हो भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता। लिखो, गलित आयरन भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है तथा धातु मल ऊपर तैरने लगता है। गलित आयरन भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है, गलित आयरन भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है तथा धातु मल ऊपर तैरने लगता है, तथा धातु मल ऊपर तैरने लगता है। तथा धातु मल ऊपर तैरने लगता है। इसमें थोड़ी मात्रा में सिलिकॉन, फास्फोरस तथा मैग्नीज की अशुद्धियां भी होती है। इसमें थोड़ी मात्रा में सिलिकॉन, फास्फोरस तथा मैग्नीज की अशुद्धियां भी होती है। इसमें थोड़ी मात्रा में सिलिकॉन, फास्फोरस तथा मैग्नीज की अशुद्धियां भी होती हैं। इसे कच्चा लोहा कहते हैं, पिग आयरन, PIG, पिग। इसे कच्चा लोहा भी कहते हैं, कच्चे लोहे के ब्रैकेट में लिखना पिग आयरन। अशुद्धियां भी होती है, इसे कच्चा लोहा भी कहते हैं। लिख दिया ना। इस प्रकार इसमें से कुछ कार्बन बाहर हो जाता है, इसे लिख दिया। इसे ढलवा लोहा, इसे कच्चा लोहा भी कहते हैं। कच्चे लोहे इंग्लिश में क्या लिखता है, इसमें लिखो, इसमें से कुछ मात्रा में कार्बन बाहर हो जाता है, इसमें से कुछ मात्रा में कार्बन बाहर हो जाता है।
इसमें से कुछ मात्रा में कार्बन बाहर हो जाता है। एक लाइन और लिखो, यदि लोहे में 2.2 से लेकर 2.2 से लेकर 4.5%, यदि लोहे में 2.2 से लेकर 4.5% कार्बन होता है, 2.2 से लेकर 4.5% कार्बन होता है, तो उसे ढलवा लोहा कहते हैं, कास्ट आयरन, तो उसे ढलवा लोहा कहते हैं, ढलवा लोहा, CAST, कास्ट आयरन। इंग्लिश में जरूर लिखना, याद रखना बात, या कास्ट आयरन कहते हैं। लिख लिए हो, कोई प्रॉब्लम? ठीक, ये तो ढलवा लोहा। अब कॉपी में हेडिंग बना लो, ढलवे कॉपी में टाइप ऑफ आयरन, आयरन के प्रकार, बीचों बीच कॉपी हेडिंग बनाओ, आयरन के प्रकार। तू जो नहीं है तेरी याद रह गई, क्या लिखा है? टाइप ऑफ आयरन, आयरन के प्रकार, ये हेडिंग बनानी, ये 3 प्रकार का हो, नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आयरन के 3 प्रकार, ऐसे करके बनाओ डायग्राम। नंबर फर्स्ट के नीचे लिखो ढलवा लोहा, ढलवा लोहा इंग्लिश में जरूर लिखना, क्या बताया था? कास्ट आयरन। दूसरे नंबर बताओ क्या बताया था? पहले नंबर का तो, दूसरे नंबर बताओ क्या बताया था? पिटवा लोहा, पिटवा, बिटवा नहीं पिटवा, हे बिटवा, हमारा बिटवा ये सब बनवागा, इसलिए बोलते हैं रफाइनर, WROUGHT, आयरन, रफ आयरन। तीसरे नंबर पर इस्पात, स्टील, STEEL, स्टील। इसमें जो आयरन हो ना, इसमें आयरन की मात्रा, इसमें जो आयरन हो, आयरन कितना, आयरन जो आयरन हो उसकी मात्रा 93 से लेकर कितने, 93 से लेकर 94% हो, केवल लिखना पड़ेगा तुम्हें 94%। और इसके अंदर पता क्या हो, 2 से लेकर 4.5%, 2 से लेकर 4.5% इसके भीतर कार्बन हो, क्या हो, कार्बन। अभी मत लिखना बिल्कुल, पहले समझ लो। सिलिकॉन की अशुद्धियां पाई जाएंगी इसके अंदर, फास्फोरस की, मैग्नीज की, सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीज और सल्फर, इनकी अशुद्धियां पाई जाएंगी। सुन लो, मैं पूछूंगा तुमसे ढलवा लोहा किसे कहते हैं, पिग आयरन, कास्ट आयरन क्या हो, तो आप बताओ क्या बताओगे? ढलवा लोहा जो बताया मैंने, ढलवा लोहा तो बताया, तो ढलवा लोहा किसे कहते हैं? एक ऐसा आयरन जिसमें आयरन की मात्रा तो 93 से लेकर 94% हो, और जिसके अंदर कार्बन है ना 2 से लेकर 2.5% के बीच में हो, 2 से लेकर 5 के बीच में, 2 से लेकर 5 के बीच में उसके भीतर कार्बन की मात्रा हो, और जिसके अंदर सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीज और सल्फर की अशुद्धियां हो, ऐसे आयरन को हम ढलवा लोहा कहते हैं। ढलवा लोहा, ढलवा लोहा। ये कौन सा लोहा? पिटवा लोहा। ऐसे ही लिख देना तुम, शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखो उसके डायग्राम के नीचे, ज्यादा गाथा नहीं लिखनी। जो पिटवा लोहा हो ना, इसमें 98% आयरन हो, 98% आयरन। 98% क्या होगा इसमें? आयरन होगा। 98 से लेकर 99%, 98 से 99% आयरन। उसके बाद जिसमें कार्बन की मात्रा होगी 0.1, जिसमें कार्बन जो होगा, कार्बन की मात्रा होगी 0.1 से लेकर 0.25%, 1% भी नहीं है कार्बन की मात्रा। उसके बाद इसके अंदर सिलिकॉन, फास्फोरस और मैग्नीज की अशुद्धियां होती है, अशुद्धियां होगी सिलिकॉन की, ऐसे लिखते हैं अशुद्धियां, अशुद्धियां सिलिकॉन की, फास्फोरस की, मैग्नीज की, सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीज, ये अशुद्धियां होती है, सल्फर की अशुद्धियां नहीं होती इसमें। उसके बाद तीसरे नंबर पर जाओ, इस्पात, इस्पात में जो आयरन होगा ना 98 से लेकर 99%, 98 से लेकर 99.8%।
इसमें आयरन जो होगा इस्पात स्टील के अंदर, उसके बाद इसके अंदर आयरन होगा 0. कार्बन 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 होगा, कार्बन होगा इसके अंदर 0.25 से लेकर 1.5%, 0.25 से लेकर 1.5% इसके अंदर कार्बन मौजूद होगा। कोई दिक्कत यहां तक भाई, समझ में आया? अब जो हमारा पिटवा लोहा हो ना, ये इस्पात हो, इस्पात पिटवा लोहा हो और एक स्टील इस्पात, ये हमेशा ढलवे लोहे से बनाएगा। भाई हमारा भी पिटवा लोहा होगा, किससे बनाया जाए? ढलवे लोहे से। ये इस्पात हो हमारा, ये भी किससे बनाया जा? ढलवे लोहे से बनाया जा। नहीं तो पेपर में सवाल आया पिटवा लोहा ढलवे लोहे से कैसे बनाया जाता है, इस्पात ढलवे लोहे से कैसे बनाया जाता है, या इस्पात का निर्माण ढलवे लोहे से कैसे किया जाता है, पिटवे लोहे का निर्माण ढलवे लोहे से कैसे किया जाता है, अभी की ध्यान लिखिए। जानना चाहते हो? कल नेक्स्ट एपिसोड में, अगले दिन ये पढ़ा जाने वाला। चलो रोक दो बस, आज के लिए इतना ही रखते हैं इसमें केमिस्ट्री।